हेलो एंड वार्म वेलकम टू एवरीवन, दिस इज जयसिल। सो आज हम आपका जो सेकंड चैप्टर है दैट इज रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, उसका यहाँ पे हम क्वेश्चन बैंक रिवीजन कंप्लीट करने वाले हैं। पिछले वाले लेक्चर में जो आपका पार्ट नंबर 1 था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 26 तक कुछ क्वेश्चंस आपके डिटेल में डिस्कस किए थे। आज हम बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है इस चैप्टर के वो यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। तो इस चैप्टर का आपका क्वेश्चन बैंक रिवीजन इस पार्ट के साथ कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन बैंक यूज किया, अगर उसका एक्सेस आपको चाहिए तो मेरे कंसेप्ट नोट्स एंड कंपाइलर का जो एक्सेस है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अभी तक अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया तो नीचे जाके ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे आपको एक गूगल ड्राइव लिंक मिल जाएगा। उस गूगल ड्राइव लिंक में मेरे कंसेप्ट नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक का एक्सेस आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन बैंक रिवीजन। अब हम करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 28 जो आपको सितंबर 25 एग्जाम में पूछा गया था। तो क्या दिया है? Swetha, a citizen of India, is a chartered accountant. She is a working partner in Swetha and Varun Associates, which was set up in Chennai, India. She visits foreign countries quite often and provides accounting services to corporates there in her individual capacity. यानी वो इंडिया में किसी सीए फर्म में वर्किंग पार्टनर भी है और साथ साथ में वो फॉरेन कंट्री में जाके कंपनीज या बॉडी कॉर्पोरेट्स वगैरह को अकाउंटिंग सर्विस भी दे रहे हैं इन हर इंडिविजुअल कैपेसिटी। ठीक है सर। उसके बाद दिया इन कंट्री ए सी इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी इनकम टैक्स। अच्छा, कंट्री में उनकी कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं आ रही है। डिटेल्स ऑफ हर इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 इज एज फॉलो। कौन सी इनकम उन्होंने कमाई है? रेम्यूनरेशन फ्रॉम हर सीए फर्म इन इंडिया, अमाउंट रिसीव्ड इन इंडिया रुपीज 16 lakhs डिडक्टिबल व्हाइल कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ द फर्म। तो यानी इंडिया में आपने जिस फर्म में काम किया एज अ वर्किंग पार्टनर, उस फर्म से आपको रेम्यूनरेशन मिल रहा है, तो ये आपकी इंडियन इनकम है। बिकॉज आपने जो सर्विस दी है, जो आपने काम किया एज अ वर्किंग पार्टनर, वो आपने इंडिया में किया है, तो ये आपकी जो रेम्यूनरेशन की इनकम है वो आपकी इंडिया में अक्रू हुई है। ठीक है सर, तो ये आपकी इंडियन इनकम है। उसके बाद दिया इनकम रिसीव्ड फ्रॉम प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग सर्विसेज इन कंट्री ए, रिसीव्ड इन अ बैंक अकाउंट इन कंट्री ए रुपीज 5 lakhs। तो यहाँ पे आपने इंडिया के बाहर जाके जो कॉर्पोरेट्स को अकाउंटिंग सर्विसेज दी है अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, तो वो सर्विस आपने इंडिया के बाहर दी है, तो उसके लिए जो आपको इनकम मिलेगी वो इनकम आपकी इंडिया के बाहर रख हुई है। और यहाँ पे बोला गया है कि रिसीव भी आपको इंडिया के बाहर हो रही है पहले, तो ये आपकी फॉरेन इनकम मानी जाएगी। ठीक है सर। उसके बाद आपको दिया डिविडेंड फ्रॉम कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन कंट्री ए एंड रिसीव्ड इन अ बैंक अकाउंट इन कंट्री ए रुपीज 8 lakhs। तो यहाँ पे आपको इंडिया के बाहर की यानी कोई फॉरेन कंपनी से आपको डिविडेंड मिल रहा है, तो इसका सोर्स इंडिया के बाहर है, तो ये आपकी इनकम इंडिया के बाहर रख रही है। और रिसीव भी आपको इंडिया के बाहर हो रही है, तो ये भी आपकी फॉरेन इनकम है। ठीक है सर। उसके बाद दिया इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन कंट्री ए विच वाज सेट अप इन कंट्री ए बट इट इज कंट्रोल्ड फ्रॉम चेन्नई, इंडिया, रिसीव्ड इन कंट्री ए रुपीज 7 lakhs। तो इंडिया के बाहर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें से आपने जो इनकम जनरेट की है वो इनकम इंडिया के बाहर रख रही है, और पहले वो इनकम आपको इंडिया के बाहर ही रिसीव हो रही है, तो ये भी आपकी फॉरेन इनकम मानी जाएगी। ठीक है सर। लेकिन यहाँ पे ये जो बिजनेस है वो आप इंडिया में से कंट्रोल कर रहे हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है सर। अब यहाँ पे आपको निकालना क्या है? ascertain her residential status, briefly explain the relevant provisions along with the taxability of income for the assessment year 25-26 in the following independent situation। तो यहाँ पे आपको तीन अलग अलग केस दिए गए जिसमें आपको उनका रेसिडेंशियल स्टेटस एंड उसके बेस पे उनकी टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम दिखानी है सर। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछा है? इफ सी डिड नॉट विजिट इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25, तो अगर करंट प्रीवियस ईयर में वो एक भी दिन के लिए इंडिया में नहीं आते तो फिर उस केस में उनका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या रहेगा? सर उस केस में तो वो सेक्शन 61 में दी गई दोनों में से एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वो करंट प्रीवियस ईयर में एक भी दिन के लिए इंडिया में नहीं आए। यस सर, तो सेक्शन 61 के हिसाब से तो वो रेसिडेंट नहीं बन पाएंगे। उसके बाद जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर वो सेक्शन 61 के हिसाब से रेसिडेंट नहीं बन पाए, तो आप सेक्शन 61A में दिया गया जो डीम्ड रेसिडेंट का प्रोविजन है वो भी चेक कर लीजिए। तो कंडीशन चेक करिए, क्या वो इंडियन सिटीजन है? यस सर। क्या वो सेक्शन 61 में दी गई दोनों बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाए? यस। उसके बाद क्या इंडिया में से जो उनकी टोटल इनकम है यानी टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम जो है वो 15 लाख से ज्यादा है? तो यहाँ पे आपकी सर जो इंडियन इनकम थी वो यहाँ पे एक ही थी, जो आपको इंडिया में से किसी सीए फर्म से जो रेम्यूनरेशन इनकम मिली है वो आपकी इंडियन इनकम है, दैट इज 16 लाख। और उसमें आपको एक फॉरेन सोर्स की इनकम भी इंक्लूड करनी थी इस प्रोविजन के लिए। कौन सी? इनकम फ्रॉम अ बिजनेस विच इज कंट्रोल इन इंडिया और अ प्रोफेशन विच वाज सेटअप इन इंडिया। तो यहाँ पे जो कंट्री ए में आप बिजनेस कर रहे हैं, जिस बिजनेस को आप चेन्नई में से कंट्रोल कर रहे हैं, यस, वो फॉरेन इनकम आपको यहाँ पे इंक्लूड करनी होगी जो आपको दी गई है 7 लाख। तो 16 लाख में आप ऐड कर दीजिए 7 लाख, तो आपको मिल जाएगी टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम, दैट इज 23 लाख। तो ये इनकम आपकी यहाँ पे 15 लाख से ज्यादा है, तो ये भी कंडीशन आपने सेटिस्फाई कर ली। और उसके बाद उनकी यहाँ पे किसी भी और कंट्री में टैक्स लायबिलिटी नहीं आ रही है, तो यहाँ पे उन्होंने डीम्ड रेसिडेंट की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर ली है, तो वो करंट प्रीवियस ईयर के लिए सेक्शन 61A के हिसाब से इंडिया के लिए डीम्ड रेसिडेंट बन जाएंगे। और जो डीम्ड रेसिडेंट माना जाता है उसे बाय डिफॉल्ट आर बट एनओआर कहा जाएगा, यानी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाएगा। यस सर। तो यहाँ पे मैंने वही प्रोविजन दिया हुआ है, इफ शी डिड नॉट विजिट इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25, तो उस केस में क्या होगा? श्वेता इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज नॉट लायबल टू टैक्स इन कंट्री ए,
So उस केस में क्या होगा, सी विल बी डीम्ड रेसिडेंट अंडर सेक्शन 6(1)(a) इफ हर टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम एक्सीड्स 15 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे मैंने टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम आपको निकाल के दिया हुआ है, जिसमें आपकी दो इनकम कवर की जाएगी। एक तो आपकी इंडियन इनकम जो आपको इंडिया में से सीए फर्म में से जो रेम्युनरेशन इनकम मिली है वो इनकम दैट इज 16 लाख, और एक आपकी फॉरेन सोर्स की इनकम इंक्लूड की जाएगी जो आप कंट्री ए में बिजनेस कर रहे हैं, जो बिजनेस आप चेन्नई में से कंट्रोल कर रहे हैं वो फॉरेन सोर्स की इनकम आपकी यहाँ पे इंक्लूड की जाएगी दैट इज 7 लाख। तो यहाँ पे आपको टोटल इंडियन इनकम मिल जाएगी दैट इज 23 लाख। ठीक है सर, तो यहाँ पे वही दिया हुआ है, सिंस श्वेता हैज द टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स इनकम एक्सीडिंग 15 लाख, सी इज द डीम्ड रेसिडेंट, और जो डीम्ड रेसिडेंट माना जाता है उसे क्या कहा जाएगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपकी टोटल इनकम रहेगी 23 लाख, बिकॉज ऊपर हमें क्वेश्चन में टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम भी पूछा गया था बेस्ड ऑन देयर रेसिडेंशियल स्टेटस। तो अगर वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाते हैं तो फिर उस केस में उनकी कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, एक तो आपकी इंडियन इनकम और दूसरी एक फॉरेन सोर्स की इनकम टैक्सेबल की जाएगी, इनकम फ्रॉम अ बिजनेस विच इज कंट्रोल्ड इन इंडिया और अ प्रोफेशन विच वाज सेट अप इन इंडिया। तो एक तो आपकी जो रेम्युनरेशन की इनकम है जो आपको सीए फर्म से मिली है वो आपकी इंडियन इनकम है दैट इज 16 लाख, और एक फॉरेन बिजनेस की जो इनकम है, जो बिजनेस आप इंडिया में से कंट्रोल कर रहे हैं जो है 7 लाख। तो वही आपकी यहाँ पे एक्चुअल टोटल इनकम रहेगी जो हमने ऊपर निकाली है। ठीक है सर, उसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ सी विजिट्स एंड स्टे इन इंडिया फॉर 200 डेज एवरी ईयर सिंस 12 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो अगर वो पिछले 12 साल से इंडिया में 200 डेज के लिए आ रहे हैं इंक्लूडिंग द करंट प्रीवियस ईयर, तो फिर सर उस केस में तो सेक्शन 61 में दी गई पहली बेसिक कंडीशन ही सेटिस्फाई कर लेंगे। उनका जो इंडिया में स्टे रहेगा करंट प्रीवियस ईयर में वो 182 डेज या उससे ज्यादा है, तो फिर उस केस में वो सर सेक्शन 61 के हिसाब से ही रेसिडेंट बन जाएंगे। अब उसके बाद आप ये चेक करिए क्या वो आर एन ओ आर है या फिर आर बट एन ओ आर है, तो उसके लिए आपको सेक्शन 66 में दो एडिशनल कंडीशन दी गई है। कौन सी एडिशनल कंडीशन, पहला एडिशनल कंडीशन था कि पिछले 10 साल में से किसी भी एटलीस्ट 2 सालों के लिए आप इंडिया के रेसिडेंट होने चाहिए, एंड दूसरा एडिशनल कंडीशन कि पिछले 7 साल में जो आपका इंडिया में स्टे है वो 730 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर आपने ये दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई की तो फिर उस केस में आप आर एन ओ आर बन जाएंगे, अदरवाइज आप आर बट एन ओ आर बन जाएंगे। तो यहाँ पे वो पहला एडिशनल कंडीशन तो ऑब्वियसली सेटिस्फाई कर लेंगे कि पिछले 10 साल में से किसी भी 2 साल के लिए वो इंडिया का रेसिडेंट बन जाएंगे, बिकॉज वो सेक्शन 61 में दी गई जो पहली बेसिक कंडीशन है 182 डेज वाली वही सेटिस्फाई कर लेंगे। और पिछले 7 साल में जो इंडिया में उनका स्टे है वो 730 डेज या उससे ज्यादा रहेगा, 200 मल्टीप्लाई बाय 7 करिए तो 1400 डेज आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो सेकंड एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अगर आपने यहाँ पे दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर लिए तो आप बन जाएंगे रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। और अगर आप आर एन ओ आर बन गए तो फिर उस केस में आपके हाथ में पूरी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी, यानी इंडियन इनकम प्लस सारी फॉरेन इनकम आपके हाथ में इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी। हाँ, अगर आपको किसी इनकम के सामने एग्जम्पशन मिल रहा है या फिर वो इनकम टैक्सेबल ही नहीं है तो फिर वो आपके लिए बेनिफिट मिल जाएगा, बाकी अदरवाइज आपके लिए पूरी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी। तो यहाँ पे मैंने वही दिया हुआ है, इफ सी विजिट्स एंड स्टे इन इंडिया फॉर 200 डेज एवरी ईयर सिंस 12 प्रीसीडिंग ईयर इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो उस केस में क्या होगा, श्वेता इज अ रेसिडेंट इन इंडिया सिंस ही स्टेड इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर 24-25, एंड उस केस में वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएंगे बिकॉज हर स्टे इन 7 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 एक्सीड 729 डेज एंड सी इज रेसिडेंट इन 2 और मोर प्रीवियस ईयर आउट ऑफ द लास्ट 10 प्रीवियस ईयर। तो उस केस में उनकी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी। तो वही हमने यहाँ पे निकाल के दिया हुआ है, पहली इनकम आपकी इंडियन इनकम थी और बाकी की 3 इनकम आपकी फॉरेन इनकम थी, तो वो आप जोड़ दीजिए तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी टोटल इनकम जो आपकी एक्चुअल टैक्सेबल इनकम है। ठीक है सर, और थर्ड केस में आपको क्या पूछा है, इफ शी डिड नॉट विजिट इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 एंड हर इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन इंडिया इज रुपीज 4 लाख फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 इंस्टेड ऑफ रुपीज 16 लाख। तो अगर आप वापस से इंडिया में एक भी दिन के लिए नहीं आ रहे ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर एंड इंडिया में से जो आपको सीए फर्म से रेम्युनरेशन इनकम जो मिल रही है वो अगर 4 लाख से इंस्टेड ऑफ 16 लाख, तो उस केस में आपका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या रहेगा और आपकी टैक्सेबल इनकम क्या रहेगी। तो अगर सर आप करंट प्रीवियस ईयर में एक भी दिन के लिए इंडिया में नहीं आ रहे तो वापस से आप सेक्शन 61 में दी गई दोनों बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे और सेक्शन 61 के हिसाब से आप रेसिडेंट नहीं बनेंगे। उसके बाद चेक करिए क्या वो सेक्शन 61A में डीम्ड रेसिडेंट बनेंगे, तो यहाँ पे ये इंडियन सिटीजन है, यस। उसके बाद क्या सेक्शन 61 में दी गई दोनों बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की, यस सर। उसके बाद जो आपकी टोटल इनकम है अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम, क्या वो 15 लाख से ज्यादा है, तो यहाँ पे आपकी एक इंडियन इनकम है जो आपको इंडिया में अपनी सीए फर्म में से जो रेम्युनरेशन इनकम मिल रही है दैट इज 4 लाख, वो ले लीजिए। और इसके अलावा जो आप फॉरेन में बिजनेस कर रहे हैं, जो बिजनेस आप इंडिया में से कंट्रोल कर रहे हैं वो इनकम ले लीजिए दैट इज 7 लाख। तो यहाँ पे आपको टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम मिल जाएगी दैट इज 11 लाख, जो आपकी 15 लाख से ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे आप सेक्शन 61A के हिसाब से डीम्ड रेसिडेंट भी नहीं बन पाएंगे, तो यहाँ पे आप फाइनली इंडिया के लिए नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे फॉर द करंट प्रीवियस ईयर 24-25। और अगर आप नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे तो फिर उस केस में आपके हाथ में सिर्फ इंडियन इनकम इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी। तो यहाँ पे आपकी एक ही इंडियन इनकम थी जो आपको इंडिया में किसी सीए फर्म में से जो आपको रेम्युनरेशन इनकम मिल रही है दैट इज 4 लाख, वो आपके हाथ में टैक्सेबल की जाएगी। तो यहाँ पे मैंने वही दिया हुआ है,
If she did not visit India during the current previous year 24-25 and her income from profession in India is rupees 4 lakhs instead of rupees 16 lakhs, उस केस में क्या होगा? In such case, Shweta's total income excluding foreign source income would be 11 lakhs, जो आपकी 15 लाख से ज्यादा नहीं है सर, ठीक है। अकॉर्डिंगली सी विल बी अ नॉन रेसिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 और उनकी टोटल इनकम क्या रहेगी? 4 लाख रुपीज, जिसमें आपकी सिर्फ रेम्यूनरेशन की इनकम आएगी, ठीक है सर। तो अब हम करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 30 जो आपको मई 2021 की आरटीपी में दिया गया था। तो यहाँ पे क्या बोला है? मिस्टर ध्रुव अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड सिटीजन ऑफ कंट्री एक्स गोट मैरिड टू मिस दीपा an Indian citizen residing in country X on 4th February 2024 and came to India for the first time on 20th February 2024। तो यहाँ पे ये दिया गया है कि मिस्टर ध्रुव जो है वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जरूर है, लेकिन वो इंडियन सिटीजन नहीं है, वो किसी फॉरेन कंट्री का सिटीजन है और वो मैरिज के बाद पहली बार इंडिया में आ रहे हैं ऑन 20th February 2024, ठीक है सर। उसके बाद आपको क्या बोला है? ही लेफ्ट फॉर कंट्री एक्स ऑन 12 अगस्त 2024, यानी 12 अगस्त को करंट प्रीवियस ईयर में वो इंडिया के बाहर चले गए, लेकिन उसके बाद वो वापस से इंडिया में आ रहे हैं ऑन 28 जनवरी 2025 with his wife to spend some time with his parents in law for 30 days and thereafter he returned to country X on 18 February 2025। एक काम करते हैं, यहाँ पे उसका हम पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया निकाल देते हैं कि करंट प्रीवियस ईयर में वो कितने दिनों के लिए इंडिया में रहे, ठीक है सर। अब यहाँ पे मिस्टर ध्रुव पहली बार इंडिया में आए थे 28 फरवरी 2024 को, यस सर। तो आपका करंट प्रीवियस ईयर में कितने नंबर ऑफ डेज के लिए इंडिया में स्टे होगा? तो आप 1 अप्रैल 24 से लेके 12 अगस्त 24 तक इंडिया में थे, तो वो आपका कितना नंबर ऑफ डेज होगा? 30 डेज अप्रैल के, 31 डेज मई के, 30 डेज जून के, 31 डेज जुलाई के और आपके 12 डेज अगस्त के रहेंगे। बिकॉज जिस दिन आप इंडिया के बाहर जा रहे हैं वो भी दिन आपका इंडिया में काउंट किया जाएगा, तो वो आपको मिल जाएगा 134 डेज, ठीक है सर। और उसके बाद वापस से आप इंडिया में आ रहे हैं 28 जनवरी 2025, कितने दिनों के लिए सर? 30 डेज के लिए। तो आपका करंट प्रीवियस ईयर में कितने नंबर ऑफ डेज के लिए इंडिया में स्टे होगा? सर 164 डेज के लिए, बिकॉज करंट प्रीवियस ईयर में इसके बाद हम इंडिया में वापस से नहीं आ रहे, ठीक है सर। उसके बाद आपको बोला है ही रिसीव्ड द फॉलोइंग गिफ्ट्स फ्रॉम हिज रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स ऑफ हर वाइफ ड्यूरिंग 1 अप्रैल 2024 टू 31 मार्च 2025 इन इंडिया। तो यहाँ पे आपको कुछ गिफ्ट मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ मनी। पहला गिफ्ट आपको मिला है फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ वाइफ, यानी आपके वाइफ के जो पेरेंट्स है, यानी आपके जो पेरेंट्स इन लॉ है, उनसे आपको गिफ्ट मिला है रुपीज 1,01,000। उसके बाद आपको गिफ्ट मिला है फ्रॉम मैरिड सिस्टर ऑफ वाइफ दैट इज रुपीज 11,000। आपकी वाइफ की जो सिस्टर है जिसे आई थिंक साली कहा जाता है, उनसे आपको गिफ्ट मिला है। और इसके अलावा आपको गिफ्ट मिला है फ्रॉम वेरी क्लोज फ्रेंड्स ऑफ हिज वाइफ दैट इज रुपीज 2,82,000। तो आपकी वाइफ के फ्रेंड से भी आपको कुछ गिफ्ट मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ये कौन से गिफ्ट आपके लिए टैक्सेबल किए जाएंगे इंडिया में? तो आपको यहाँ पे सेक्शन 56 टू 10 जो आपने आईएफओएस चैप्टर में पढ़ा होगा, ये आपको याद होना चाहिए। उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि अगर आपको गिफ्ट मिल रहा है आपके रिलेटिव से, तो रिलेटिव से अगर आपको कभी भी गिफ्ट मिल रहा है तो वो आपके लिए टैक्सेबल नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपको किसी अदर पर्सन से गिफ्ट मिल रहा है जो आपके लिए रिलेटिव नहीं है एज पर सेक्शन 56 टू 10, तो वो गिफ्ट आपके लिए टैक्सेबल किया जाएगा। अब यहाँ पे सेक्शन 56 टू 10 में जो रिलेटिव की डेफिनेशन आपको दी गई है उसमें ये बोला गया है कि जो आपके पेरेंट्स इन लॉ है, जो आपकी वाइफ के पेरेंट्स है, वो आपके लिए रिलेटिव माने जाएंगे। इसके अलावा जो आपकी वाइफ की सिस्टर एंड ब्रदर है वो भी आपके लिए रिलेटिव माने जाएंगे। तो यहाँ पे आपको जो अपनी वाइफ के पेरेंट्स से जो गिफ्ट मिल रहा है दैट इज रुपीज 1,01,000 और आपकी वाइफ की सिस्टर से जो आपको गिफ्ट मिल रहा है 11,000 का, वो गिफ्ट आपके लिए दोनों टैक्सेबल नहीं होंगे सर। लेकिन आपकी वाइफ के जो फ्रेंड्स है उनसे जो आपको गिफ्ट मिल रहा है वो आपके लिए टैक्सेबल किया जाएगा, बिकॉज वो लोग आपके लिए रिलेटिव नहीं माने जाएंगे एज पर सेक्शन 56 टू 10, तो वो गिफ्ट आपके लिए टैक्सेबल किया जाएगा, ठीक है सर। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है? डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस एंड कंप्यूट द टोटल इनकम चार्जेबल टू टैक्स अलोंग विद द टैक्स पेएबल ऑन सच इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 बट अंडर द नॉर्मल प्रोविजन, यानी आपको नॉर्मल टैक्स में उनकी टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले हम रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल देते हैं। तो आपको क्या करना होगा सर? सेक्शन 6 में दी गई दोनों बेसिक कंडीशन चेक करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या यहाँ पे जो सेकंड बेसिक कंडीशन के लिए जो 3 एक्सेप्शन दिए गए थे, क्या उनमें से कोई एक्सेप्शन यहाँ पे लग रहा है? सर यहाँ पे पहले 2 एक्सेप्शन तो नहीं लगेंगे, बिकॉज ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है लेकिन इंडियन सिटीजन नहीं है, ये किसी फॉरेन कंट्री के सिटीजन है। तो इंडियन सिटीजन अगर नहीं है तो पहले 2 एक्सेप्शन तो यहाँ पे नहीं लगेंगे। लेकिन तीसरा एक्सेप्शन यहाँ पे लग सकता है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो एक्चुअली इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं और करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में अगर विजिट के लिए आ रहे हैं और करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में से जो उनकी टोटल इनकम है, यानी टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम जो है वो अगर 15 लाख तक है, तो फिर उस केस में आपका सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्या ये इंडियन सिटीजन है? नहीं। लेकिन क्या ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है? यस सर। और ये एक्चुअली कंट्री एक्स के सिटीजन है और पहली बार वो इंडिया में आ रहे हैं 28 फरवरी 2024 को। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं और करंट प्रीवियस ईयर में कुछ दिनों के लिए इंडिया में विजिट के लिए आ रहे हैं। अब करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में से जो उनकी टोटल इनकम है क्या वो 15 लाख तक है? यस सर। अब यहाँ पे इनकी इंडियन इनकम में एक ही इनकम है दैट इज गिफ्ट इनकम, और उसमें से भी आपका एक ही गिफ्ट टैक्सेबल किया जाएगा। जो आपको अपनी वाइफ के फ्रेंड से गिफ्ट मिल रहा है वही टैक्सेबल किया जाएगा दैट इज 2,82,000। तो यहाँ पे आपकी जो टोटल इंडियन इनकम है करंट प्रीवियस ईयर में वो 15 लाख तक है। तो
तो यहाँ पे आपका सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं लगेगा। और उस केस में आपने अगर फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई किया, दैट इज करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में जो आपका स्टे है वो 182 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी आप करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया के लिए रेसिडेंट माने जाएंगे, अदरवाइज आप सीधा नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे। ठीक है सर। अब करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में इनका स्टे ऑलरेडी हमने निकाला हुआ था, दैट इज 164 डेज, जो आपका 182 डेज से कम है, तो आप पहला बेसिक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो इसलिए आप करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया के लिए नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे। ठीक है सर। और अगर नॉन रेसिडेंट बन गए तो आपके हाथ में सिर्फ इंडियन इनकम इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी। ठीक है सर। तो यहाँ पे मैंने वही दिया हुआ है, under section 61, an individual being a person of Indian origin and who comes on a visit to India during the previous year and his total income other than foreign source income does not exceed 15 lakhs, then the such individual is said to be resident in India only if his stay in India is 182 days or more during the current previous year। ठीक है सर। और उसके बाद यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि अगर उनकी जो टोटल इनकम है अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम, अगर वो 15 लाख से ज्यादा है, तो फिर उस केस में आपका सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल किया जाएगा। और उसमें थोड़ा सा चेंज किया जा रहा था कि आपका करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में जो स्टे है वो 60 डेज की जगह 120 डेज लिया जाएगा, यानी स्टे इन इंडिया फॉर 120 डेज और मोर ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन द लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। और पहला बेसिक कंडीशन आपका सेम रहेगा, दैट इज स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर। तो इन दोनों में से आपने एटलीस्ट एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर ली तो आप इंडिया के लिए रेसिडेंट बन जाएंगे, लेकिन अगर दोनों बेसिक कंडीशन आप सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो आप इंडिया के लिए नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपका सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं लगेगा, बिकॉज करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में से जो आपकी टोटल इनकम है वो 15 लाख तक है, तो इसलिए आपको पहला बेसिक कंडीशन ही सेटिस्फाई करना होगा, जो यहाँ पे नहीं कर पाए, बिकॉज आपका करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में जो स्टे है वो 164 डेज के लिए है, तो आप यहाँ पे बन जाएंगे नॉन रेसिडेंट। लेकिन यहाँ पे सर क्या आप डीम्ड रेसिडेंट नहीं बन पाएंगे एज पर सेक्शन 61 है? अब डीम्ड रेसिडेंट के लिए आपका इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे आप किसी फॉरेन कंट्री के सिटीजन है और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, आप इंडियन सिटीजन नहीं है सर, इसलिए आप डीम्ड रेसिडेंट भी नहीं बन पाएंगे। तो फाइनली आप क्या बन जाएंगे सर? नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे। और नॉन रेसिडेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम इंडिया में टैक्सेबल की जाती है। तो आपकी इंडियन इनकम में एक ही इनकम थी, डेट इज गिफ्ट इनकम, और उस गिफ्ट इनकम में आपको जो अपनी वाइफ के फ्रेंड से जो गिफ्ट मिल रहा था वही आपके लिए टैक्सेबल किया जाएगा। जो आपको गिफ्ट इन मनी मिल रहा है, क्या वो 50,000 से ज्यादा इन अ प्रीवियस ईयर? यस सर, दैट इज 2,82,000, तो आपके लिए टैक्सेबल किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको टोटल इनकम मिल जाएगी 2,82,000। अब इसके अलावा यहाँ पे आपको टैक्स लायबिलिटी निकालने को भी पूछा गया है, तो जो आपकी गिफ्ट इनकम अदर सोर्स में टैक्सेबल की जाती है उस पे आपका स्लैब रेट से टैक्स लगेगा। अब यहाँ पे कौन सा स्लैब रेट लगेगा? बिकॉज आपको यहाँ पे नॉर्मल टैक्सेस में टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, तो आपका 2.5 लाख वाला ही स्लैब रेट लगेगा, बिकॉज नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज आपका 2,50,000 वाला ही स्लैब रेट लगता है। तो 2,50,000 वाले स्लैब रेट से आपका टैक्स कितना आएगा सर? 2,50,000 तक आपको बेसिक एग्जम्पशन दिया जाएगा, और बाकी की बची आपकी 32,000 की जो इनकम है उस पर आपका 5% के रेट से टैक्स लगाइए, तो वो टैक्स आपको मिल जाएगा 1,600। उसमें आप ऐड कर दीजिए हेल्थ एंड एजुकेशन से एट द रेट 4%, दैट इज 64 रुपीज, तो आपको यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी मिल जाएगी 1,660 रुपीज। ठीक है सर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, विल योर आंसर चेंज इफ ही हैज रिसीव्ड रुपीज 16 lakhs इंस्टेड ऑफ रुपीज 2,82,000 from very close friends of his wife during the previous year 24-25 and he has stayed in India for 400 days during the 4 previous year preceding the current previous year 24-25। तो इसका मतलब ये कि अगर उनको अपनी वाइफ के फ्रेंड से जो गिफ्ट मिल रहा है वो अगर 16 लाख मिल रहा है, तो फिर उस केस में क्या होगा? उनकी जो टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम है करंट प्रीवियस ईयर में वो 15 लाख से ज्यादा हो जाएगी, और उस केस में आपका सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल किया जाएगा अंडर सेक्शन 61। और आपका सेकंड बेसिक कंडीशन क्या रहेगा कि स्टे इन इंडिया फॉर 120 डेज और मोर ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन द लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। और पहला बेसिक कंडीशन आपका सेम रहेगा 182 डेज वाला। तो यहाँ पे अगर दोनों में से एटलीस्ट एक बेसिक कंडीशन आपने सेटिस्फाई कर ली तो आप इंडिया के लिए रेसिडेंट बन जाएंगे। अब करंट प्रीवियस ईयर में आपका एक्चुअल नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया कितना था सर? 164 डेज। तो आपने पहला बेसिक कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं किया, लेकिन दूसरा बेसिक कंडीशन आपने सेटिस्फाई कर लिया, तो फिर उस केस में आप इंडिया के लिए रेसिडेंट बन जाएंगे फॉर करंट प्रीवियस ईयर। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपने सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया लेकिन पहला बेसिक कंडीशन आप सेटिस्फाई नहीं कर पाए, करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में जो आपका स्टे है वो 120 डेज या उससे ज्यादा है बट 182 डेज से कम है, एंड पिछले 4 साल में जो इंडिया में स्टे है आपका वो 365 डेज या उससे ज्यादा है, तो फिर उस केस में आप इंडिया के लिए रेसिडेंट तो बन जाएंगे, लेकिन आपको सीधा आर बट एनओआर माना जाएगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट माना जाएगा। ठीक है सर। एंड आर बट एनओआर के लिए कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी? इंडियन इनकम एंड एक फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी, दैट इज इनकम फ्रॉम अ बिजनेस व्हिच इज कंट्रोल्ड इन इंडिया और अ प्रोफेशन व्हिच वाज सेट अप इन इंडिया। तो यहाँ पे तो सिर्फ आपकी इंडियन इनकम है, जिसमें आपकी जो गिफ्ट की इनकम है वो आपकी टैक्सेबल की जाएगी, जिसमें आपको अपनी वाइफ के पेरेंट्स से जो गिफ्ट मिल रहा है वो तो आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगा, बिकॉज वो आपके लिए रिलेटिव माने जाएंगे। इसके अलावा आपकी वाइफ की जो सिस्टर है वो भी आपके लिए रिलेटिव है, तो उनसे भी जो आपको गिफ्ट मिला वो भी टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन आपके वाइफ के जो फ्रेंड्स है उनसे जो आपको गिफ्ट मिल रहा है वो टैक्सेबल किया जाएगा, और इस केस में आपको उनसे गिफ्ट मिल रहा है 16 लाख का, तो वो आपके लिए टैक्सेबल किया जाएगा अंडर सेक्शन 56 टू 10। अब यहाँ पे आपको टोटल इनकम मिल जाएगी दैट इज 16 लाख। अब उस पे आप टैक्स निकालिए। अब यहाँ पे आपको टैक्स निकालने के लिए बोला गया था क्वेश्चन में
कि आपको यहाँ पे टैक्स निकालना है अंडर नॉर्मल प्रोविजन और सेक्शन 115 बीएससी विच एवर इज मोर बेनिफिशियल। तो हम एक काम करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, आपका जो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है उसमें आप टैक्स लायबिलिटी निकाल दीजिए। अब डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में जो आपका स्लैब रेट है वो कौन सा है सर, 3 लाख वाला। तो 3 लाख वाले स्लैब रेट से आप टैक्स निकालिए, तो 3 लाख तक आपको बेसिक एग्जम्पशन दिया जाएगा। 3 लाख से 7 लाख तक आपका 5% के रेट से टैक्स लगेगा, दैट इज 20,000। उसके बाद 7 लाख से 10 लाख तक की इनकम पे आपका 10% के रेट से टैक्स लगेगा, दैट इज 30,000। उसके बाद 10 लाख से 12 लाख तक की इनकम पे आपका टैक्स लगेगा 15% के रेट से, दैट इज 30,000। उसके बाद 12 लाख से 15 लाख तक इनकम पे आपका टैक्स लगेगा 20% के रेट से, दैट इज 60,000। और इसके बाद जो 15 लाख से जितनी ज्यादा इनकम है उस पर आपका 30% के रेट से टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे आपकी टोटल इनकम है 16 लाख, तो 1 लाख से ज्यादा है तो 1 लाख पे आपका टैक्स लगेगा 30%, दैट इज 30,000। तो यहाँ पे सारे टैक्स आप ऐड कर दीजिए तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 1,70,000। उसमें आप ऐड कर दीजिए हेल्थ एंड एजुकेशन से एट द रेट 4%, दैट इज 6,800। तो आपको यहाँ पे टोटल टैक्स पेबल मिल जाएगा, दैट इज 1,76,800। ठीक है सर। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन रहेगा कि सर पहले केस में हमने यहाँ पे रिबेट क्यों नहीं दिया, अंडर सेक्शन 87 है। बिकॉज यहाँ पे हमारी टोटल इनकम तो 5 लाख तक है, लेकिन यहाँ पे आपको रिबेट नहीं मिलेगा बिकॉज 87 का जो रिबेट है वो सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल को ही दिया जाता है, नॉन रेसिडेंट को नहीं दिया जाता। ठीक है सर। उसके बाद सेकंड केस में आपको 115 बीएससी में तो टैक्स मिल गया, लेकिन अगर आपने नॉर्मल टैक्स रेजिम ऑप्ट किया होता तो फिर उस केस में आपका टैक्स कितना आता। तो यहाँ पे आपका नॉर्मल टैक्स रेजिम में स्लैब रेट लगेगा 2,50,000 वाला, तो 2,50,000 तक आपको बेसिक एग्जम्पशन मिल जाएगा। 2.5 लाख से 5 लाख तक आपका 5% के रेट से, दैट इज 12,500। 5 लाख से 10 लाख तक आपका 20% के रेट से, दैट इज 1 लाख। तो 10 लाख तक की इनकम पे आपका टैक्स कितना आया सर, 1,12,500। और 10 लाख से ऊपर वाली जितनी इनकम है उस पर आपका 30% के रेट से टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे आपकी 16 लाख की इनकम थी तो 6 लाख पे आपका टैक्स लगेगा 30%, दैट इज 1,80,000। तो 1,80,000 में आप ऐड कर दीजिए 1,12,500, तो वो मिल गया आपका 2,92,500। उसमें आप ऐड कर दीजिए हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% के रेट से, तो वो आपको मिल जाएगा 11,700। वो आप ऐड कर दीजिए तो यहाँ पे टोटल टैक्स पेबल मिल जाएगा आपको 3,04,200 अंडर द नॉर्मल टैक्सेस। तो यहाँ पे आपको 115 बीएससी लेना चाहिए बिकॉज उसमें आपका टैक्स लायबिलिटी कम आ रहा है। ठीक है सर। अब हम करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 31 जो आपको मई 2023 के आर्टिकल में दिया गया था। तो यहाँ पे क्या दिया, मिसिस रोमा an Indian citizen is a government employee working for the Indian government. She submits the following information for the previous year ending 31st March 2025. अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस क्वेश्चन में आपको इनकम के साथ साथ लॉसेस एंड अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की भी बात की गई है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में क्वेश्चन रिवीजन स्टार्ट करने से पहले कुछ कंसेप्ट आपको बताए थे। उसमें मैंने ये बताया था कि अगर इंडियन इनकम की बात हो तो इंडियन इनकम तो सबके हाथ में इंडिया में टैक्सेबल है। तो अगर इंडिया में आपका कोई लॉस या अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है तो वो तो आप ऑब्वियसली इंडिया में सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे, चाहे आप आरएनओआर हो, चाहे आप आरबर्ट एनओआर हो, या फिर आप नॉन रेसिडेंट हो। लेकिन अगर किसी फॉरेन कंट्री में आपका कोई लॉस या अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है तो वो क्या आप इंडिया में सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर फॉरेन की इनकम आपके हाथ में इंडिया में टैक्सेबल है तो फिर उस फॉरेन कंट्री के कोई लॉस या अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है तो वो भी आप इंडिया में सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। अब इसे डिटेल में समझने के लिए लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने जो कंसेप्ट आपको समझाए थे उससे वापस से जाके जरूर देख लीजिएगा बिकॉज तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है सर। अब एक काम करते पहले आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। आपको यहाँ पे पूछा गया है डिटरमाइन द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ Mrs. Roma for the assessment year 25-26, ignoring the provisions of Section 115 BSc on the assumption that she is रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया, या फिर अगर वो नॉन रेसिडेंट है करंट प्रीवियस ईयर में। तो यहाँ पे आपको उनकी ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी है अंडर द नॉर्मल टैक्सेस। तो आपको यहाँ पे 115 बीएससी नहीं नॉर्मल टैक्सेस में उनकी ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी है दो केस में। अगर वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो क्या होगा, और अगर वो नॉन रेसिडेंट है करंट प्रीवियस ईयर में तो उनकी ग्रॉस टोटल इनकम क्या रहेगी। ठीक है सर। तो हम क्या करेंगे, एक एक इनकम और लॉसेस की डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस करते जाएंगे और उनकी ग्रॉस टोटल इनकम दोनों केस में एक साथ निकाल लेंगे। ठीक है सर। तो सबसे पहले क्या दिया, सैलरी इनकम रिसीव्ड इन मलेशिया फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड देयर, 2 लाख की आपको सैलरी इनकम मिली है। अब ये सैलरी इनकम आपको मिली है फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। तो आपको ये लगेगा कि सर ये इनकम इंडिया के बाहर अक्रू है, नहीं सर, बिकॉज यहाँ पे आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो इंडियन गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं, तो ये सैलरी इनकम आपको हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिल रही होगी। तो आपको मैंने यहाँ पे सेक्शन 913 में एक प्रोविजन बताया था कि अगर आप इंडियन सिटीजन है और आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सैलरी मिल रही है फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, तो भले आपने सर्विस इंडिया के बाहर दी है लेकिन जो आपको सैलरी मिल रही है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वो सैलरी इनकम आपकी डीम टू बी अक्रूड और राइज इन इंडिया मान ली जाएगी, यानी आपकी इंडियन इनकम मानी जाएगी। तो ये आपकी क्या बन जाएगी सर, इंडियन इनकम। तो जो इंडियन इनकम है सर वो तो सबके लिए टैक्सेबल है। तो अगर आप आरबर्ड एनओआर है या फिर आप नॉन रेसिडेंट पर्सन है, इंडियन इनकम आपके हाथ में टैक्सेबल की जाएगी। तो जो सैलरी इनकम है वो आप इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में टैक्सेबल कर दीजिए और उसमें से आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा और नॉर्मल टैक्सेस में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है 50,000 का, तो वो आप माइनस कर दीजिए तो आपको यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी मिल जाएगी, दैट इज 1,50,000। ठीक है सर। उसके बाद सेकंड इनकम आपको दी है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस कैरिड ऑन इन ओडिशा। तो ये बिजनेस आप इंडिया में कर रहे हैं बिकॉज ओडिशा इज अ स्टेट ऑफ इंडिया, तो ये बिजनेस इनकम भी आपकी इंडिया में अक्रू हुई है, तो ये भी आपकी इंडियन इनकम मानी जाएगी। ठीक है सर।
अगर ये इंडियन इनकम है तो सर ये बिजनेस इनकम जो है वो दोनों के लिए टैक्सेबल की जाएगी, चाहे आप आर बट एनआर हो चाहे आप नॉन रेजिडेंट हो, ठीक है सर। उसके बाद आपको दिया लॉस फ्रॉम बिजनेस कैरिड ऑन इन बड़ौदा दैट इज 20,000। तो यहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हैं बड़ौदा में। अब जो बड़ौदा है इट इज अ सिटी ऑफ गुजरात, तो ये बिजनेस भी आप इंडिया में कर रहे हैं, तो ये आपका इंडियन लॉस माना जाएगा। अब जब इंडियन लॉस की बात करेंगे तो ये सभी के लिए अलाउड है कि वो आप इंडिया में सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो आपका 20,000 का बिजनेस लॉस है वो अगर आप आर बट एनवार है या फिर आप नॉन रेसिडेंट है, दोनों केस में आप इंडिया में सेट ऑफ कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपकी जो बिजनेस इनकम है उसी के सामने ये बिजनेस लॉस आप सेट ऑफ कर दीजिए, बिकॉज आपकी बिजनेस इनकम सफिशियंट है, ठीक है सर। उसके बाद आपको दिया है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस कैरिड ऑन इन पेरिस, इनकम इज अर्नड एंड रिसीव्ड इन सिडनी एंड बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम पेरिस दैट इज 42,000। तो यहाँ पे आप कोई बिजनेस इंडिया के बाहर कर रहे हैं तो ये बिजनेस इनकम आपकी इंडिया के बाहर रख रही है। और यहाँ पे बोला गया है कि रिसीव आपको हो रही है सिडनी में, यानी ये इनकम रिसीव भी इंडिया के बाहर हो रही है, तो ये आपकी फॉरेन इनकम मानी जाएगी। अब यहाँ पे ये भी दिया गया है कि ये बिजनेस आप पेरिस में से कंट्रोल कर रहे हैं, यानी इंडिया के बाहर से ही कंट्रोल किया जा रहा है, तो ये आपकी फॉरेन इनकम है, ठीक है सर। अब ये फॉरेन बिजनेस की इनकम जो है वो किसके लिए टैक्सेबल की जाएगी? सर नॉन रेसिडेंट के लिए तो कोई भी फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं है, लेकिन क्या आर बट एनआर के लिए ये वाली फॉरेन बिजनेस की इनकम इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी? सर यहाँ पे अगर ये बिजनेस इंडिया में से कहीं से कंट्रोल किया जा रहा होता तो फिर ये फॉरेन बिजनेस की इनकम आर बट एनआर के लिए टैक्सेबल की जाती, लेकिन ये बिजनेस आप पेरिस में से ही कंट्रोल कर रहे हैं तो ये आपके लिए टैक्सेबल नहीं किया जाएगा, तो ये दोनों के लिए टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है सर। उसके बाद आपको दिया लॉस फ्रॉम बिजनेस कैरिड ऑन इन कनाडा, तो प्रॉफिट्स आर नॉट रिसीव्ड इन इंडिया, बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम देहरादून। 46,000 का आपको लॉस हुआ है उस बिजनेस में से। तो यहाँ पे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं कनाडा में, यानी ये बिजनेस आप इंडिया के बाहर कर रहे हैं, तो इस बिजनेस में से आपको जो लॉस हुआ है वो लॉस इंडिया के बाहर रख हुआ है। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि अगर आपको इस बिजनेस में से प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट आपको इंडिया में रिसीव नहीं हो रहा है, फिर भी आप ये बिजनेस देहरादून में से कंट्रोल कर रहे हैं। देहरादून इट इज अ सिटी ऑफ उत्तराखंड, तो ये बिजनेस आप इंडिया में से कंट्रोल कर रहे हैं। तो सर ये बिजनेस का जो लॉस है वो फॉरेन लॉस माना जाएगा या इंडियन लॉस माना जाएगा? ये आपका फॉरेन लॉस माना जाएगा, बिकॉज ये बिजनेस आप इंडिया के बाहर कर रहे हैं, तो इसलिए आपका ये लॉस इंडिया के बाहर रख हुआ है, तो ये आपका फॉरेन लॉस माना जाएगा। तो सर यहाँ पे कौन इस फॉरेन लॉस को इंडिया में सेट ऑफ कर पाएगा? तो नॉन रेसिडेंट पर्सन तो इस फॉरेन लॉस को इंडिया में सेट ऑफ नहीं कर पाएगा, बिकॉज नॉन रेसिडेंट पर्सन के लिए कोई भी फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं की जाती, तो वो फॉरेन कंट्री का कोई भी लॉस या अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन इंडिया में सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा। लेकिन क्या आर बट एनवार इस फॉरेन लॉस को इंडिया में सेट ऑफ कर पाएगा? तो आप ये सोचिए कि अगर इस फॉरेन बिजनेस में आपको इनकम होती तो फिर क्या ये फॉरेन बिजनेस की इनकम आर बट एनवार के लिए इंडिया में टैक्सेबल की जाती? आंसर इज यस सर। आपने ये बताया था कि इंडिया के बाहर आप कोई बिजनेस या प्रोफेशन कर रहे हैं, लेकिन अगर वो बिजनेस आप इंडिया में से कंट्रोल कर रहे हैं या फिर वो प्रोफेशन पहले आपने इंडिया में सेटअप किया था, तो फिर वो फॉरेन बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम आर बट एनवार के लिए टैक्सेबल की जाएगी। तो यहाँ पे बिकॉज ये बिजनेस आप देहरादून में से इंडिया में से कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये फॉरेन बिजनेस में से अगर आपको इनकम होती तो वो आपके हाथ में टैक्सेबल की जाती आर बट एनवार के हाथ में। तो इस फॉरेन बिजनेस में आपको जो लॉस हुआ है वो आर बट एनवार इंडिया में सेट ऑफ कर पाएगा। तो आपकी बिजनेस इनकम के सामने ये लॉस आपका सेट ऑफ कर दीजिए, दैट इज 46,000, ठीक है सर। और इस बिजनेस से रिलेटेड आपका जो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है वो भी आप इंडिया में सेट ऑफ कर पाएंगे, दैट इज 16,000। वो भी आपको यहाँ पे दिया हुआ था कि कनाडा में जो आपका बिजनेस है उसमें आपका कोई अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है 16,000 का, तो वो भी आप इंडिया में सेट ऑफ कर पाएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आर बट एनवार नॉन रेसिडेंट उस फॉरेन बिजनेस के लॉस या अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को इंडिया में सेट ऑफ नहीं कर पाएगा, ठीक है सर। उसके बाद आपको दिया है प्रॉफिट फ्रॉम इंडोनेशिया बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली एंड 60% ऑफ प्रॉफिट डिपॉजिटेड इन अ बैंक इन इंडोनेशिया एंड 40% रिसीव्ड इन इंडिया। 70,000 का आपका उस बिजनेस में से प्रॉफिट है, तो ये बिजनेस आप इंडिया के बाहर कर रहे हैं, तो ये बिजनेस में से आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो इनकम इंडिया के बाहर रख रही है। अब रिसीव कहां पे हो रही है? 60% आपको इनकम इंडिया के बाहर रिसीव हो रही है, तो आपकी 42,000 की जो इनकम है वो आपकी फॉरेन इनकम मानी जाएगी, और आपको 40% इनकम सीधा इंडिया में रिसीव हो रही है, तो 28,000 की जो इनकम है वो आपकी इंडियन इनकम मानी जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 42,000 की जो इनकम है वो आपकी फॉरेन इनकम मानी जाएगी, और 28,000 की जो इनकम है वो आपके लिए इंडियन इनकम मानी जाएगी। अब यहाँ पे जो इंडियन इनकम है वो तो सबके लिए इंडिया में टैक्सेबल है, यस सर, चाहे आप आर बट एनआर हो या फिर आप नॉन रेसिडेंट हो। लेकिन ये जो आपकी 42,000 की फॉरेन बिजनेस इनकम है ये किसके हाथ में टैक्सेबल की जाएगी? सर नॉन रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगी, लेकिन क्या आर बट एनआर के लिए टैक्सेबल की जाएगी? यस सर, बिकॉज यहाँ पे बोला हुआ है ये भी जो आपका इंडोनेशिया में बिजनेस है वो बिजनेस आप दिल्ली में से कंट्रोल कर रहे हैं, यानी इंडिया में से कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये बिजनेस इनकम भी आपकी आर बट एनआर के हाथ में टैक्सेबल की जाएगी। तो आर बट एनआर के हाथ में पूरी 70,000 की इनकम टैक्सेबल होगी, लेकिन नॉन रेसिडेंट के लिए सिर्फ इंडियन इनकम वाला जो पोर्सन है वही टैक्सेबल होगा, ठीक है सर।
और उसके बाद आपको दिया रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन कनाडा एंड रिसीव्ड इन कनाडा, दैट इज 1,92,000। तो यहाँ पे आपकी इंडिया के बाहर कोई हाउस प्रॉपर्टी है, उसमें से आपने रेंटल इनकम कमाई है, तो ये इनकम इंडिया के बाहर अकर हुई है बिकॉज प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है और रिसीव भी इंडिया के बाहर हो रही है, तो ये आपकी फॉरेन इनकम मानी जाएगी। अब ये वाली फॉरेन इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? सर नॉन रेसिडेंट के लिए तो टैक्सेबल नहीं की जाएगी, लेकिन क्या आर बट इनवार के लिए टैक्सेबल होगी? नहीं सर, आर बट इनवार के लिए ये फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे आपको फाइनली आपकी ग्रोस टोटल इनकम मिल जाएगी। जो भी आपकी इनकम है वो ऐड कर दीजिए, जो लॉस आपको या अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन सेट ऑफ करने मिल रहा है वो सेट ऑफ कर दीजिए, तो फाइनली आपको ग्रोस टोटल इनकम मिल जाएगी। ठीक है सर। अब हम करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 32 जो आपको नवंबर 2023 के आरटीपी में दिया गया था। तो यहाँ पे क्या दिया है? मिस आशा इज एन इंडियन सिटीजन, शी इज अ लॉयर बाय प्रोफेशन, शी स्टार्टेड हर कंसल्टेंसी प्रोफेशन इन इंडिया इन 2021 विद द नेम न्यू वे एसोसिएट्स। In May 2023, she got married to Mr. Ram, an American citizen. ठीक है। Mr. Ram came to India for the first time on 1st May 2022 when he joined an MNC in India. He got a promotion and was transferred to Dubai. He left for Dubai on 1st October 2023. Mrs. Asa accompanied him to Dubai. तो यहाँ पे मिस आशा जो है वो तो इंडियन सिटीजन है, तो वो तो हम ये मान लेते हैं कि वो तो पहले से इंडिया में रहते होंगे। लेकिन जो मिस्टर राम है वो एक अमेरिकन सिटीजन है और वो पहली बार इंडिया में कब आ रहे हैं? 1 मई 2022। और उनका अब दुबई में ट्रांसफर हो चुका है और वो 1 अक्टूबर 2023 को इंडिया के बाहर जा रहे हैं। ठीक है सर। उसके बाद क्या बोला है? शी स्टार्टेड प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी देयर, और वहां पे जाके वो कंसल्टेंसी सर्विस दे रहे हैं एज अ लॉयर। बोथ ऑफ देम केम टू इंडिया फॉर 3 months फ्रॉम जून टू अगस्त 2024 टू स्पेंड टाइम विद आसाज फैमिली। फॉलोइंग इनकम्स वेर अर्न्ड बाय मिस्टर राम एंड मिसेज आशा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25। तो यहाँ पे वो करंट प्रीवियस ईयर में सिर्फ 3 महीने के लिए इंडिया में आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ डेज आपके कितने होंगे? 30 डेज आपके जून के, 31 डेज जुलाई के और 31 डेज अगस्त के। तो आपके 92 डेज का इंडिया में करंट प्रीवियस ईयर में स्टे है। ठीक है सर। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि आपको निकालना क्या है। डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर राम एंड मिसेज आशा एंड देयर टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 इग्नोरिंग द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 बीएससी। तो यहाँ पे आपको उनका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है और उसके बेस पे उनकी टोटल इनकम निकालनी है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले मिस्टर राम का रेसिडेंशियल स्टेटस और उनकी टोटल इनकम निकाल देते हैं। तो मिस्टर राम का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालेंगे? तो सेक्शन 6 में दी गई दोनों बेसिक कंडीशन चेक करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या सेकंड बेसिक कंडीशन के लिए जो 3 एक्सेप्शन आपको दिए गए थे उनमें से क्या कोई एक्सेप्शन यहाँ पे लग रहा है? सर पहले 2 एक्सेप्शन तो यहाँ पे नहीं लगेंगे बिकॉज वो अमेरिकन सिटीजन है, वो इंडियन सिटीजन नहीं है। लेकिन जो तीसरा एक्सेप्शन था इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए, वो भी यहाँ पे नहीं लगेगा बिकॉज वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी नहीं है। तो 3 में से कोई भी एक्सेप्शन यहाँ पे नहीं लगेंगे। तो आपको सेक्शन 6 में दी गई दोनों में से एटलीस्ट एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी। अब करंट प्रीवियस ईयर में मिस्टर राम का जो इंडिया में स्टे है वो 92 डेज के लिए है, तो पहला बेसिक कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर पाएंगे? स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। सर करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में जो स्टे वो 60 डेज से ज्यादा है। अब पिछले 4 साल में जो इंडिया में उनका स्टे है वो क्या 365 डेज या उससे ज्यादा है? तो हम निकाल देते हैं। तो पिछले 4 साल यानी 2021, 21-22, 22-23 एंड 23-24। बिकॉज पहली बार आप इंडिया में आ रहे हैं 1 मई 2022 को, तो पहले जो 2 साल है 2021 एंड 21-22 उसमें आपका एक भी दिन के लिए इंडिया में स्टे नहीं होगा। ठीक है सर। लेकिन 22-23 में आपका कितने नंबर ऑफ डेज के लिए इंडिया में स्टे होगा? सर आप एक काम करिए, 22-23 में आपका टोटल नंबर ऑफ डेज है 365, उसमें से माइनस कर दीजिए अप्रैल के 30 डेज, तो आपको मिल जाएगा 335 डेज। तो आपका 22-23 में इंडिया में स्टे होगा 335 डेज। ठीक है। और उसके बाद 23-24 में आपका कितने नंबर ऑफ डेज के लिए इंडिया में स्टे होगा? तो यहाँ पे ये बोला गया था कि आप 1 अक्टूबर 23 को इंडिया के बाहर वापस जा रहे हैं बिकॉज आपका दुबई में ट्रांसफर किया गया। तो आपका 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक का जितना पीरियड है वो निकाल दीजिए। तो 30 डेज अप्रैल के, 31 डेज मई के, 30 डेज जून के, 31 डेज जुलाई के, 31 डेज अगस्त के, 30 डेज आपके सितंबर के और एक दिन आपका अक्टूबर का। बिकॉज जिस दिन आप इंडिया के बाहर जा रहे हैं वो भी दिन आपका इंडिया में काउंट किया जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 184 डेज। ठीक है सर। तो अब सर यहाँ पे पिछले 4 सालों में आपका टोटल कितने नंबर ऑफ डेज के लिए इंडिया में स्टे होगा? 335 प्लस 184 दैट इज 590 डेज के लिए आपका पिछले 4 साल में इंडिया में स्टे रहेगा। ठीक है सर। जो आपका 365 डेज से ज्यादा है, तो आपने यहाँ पे सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर ली। करंट प्रीवियस में इंडिया में आपका स्टे 92 डेज के लिए दैट इज मोर देन 60 डेज एंड पिछले 4 साल में इंडिया में आपका स्टे 590 डेज के लिए दैट इज मोर देन 365 डेज। तो आपने सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर ली, इसलिए आप इंडिया के लिए रेसिडेंट बन जाएंगे। अब यहाँ पे ये देखिए कि क्या वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो उसके लिए क्या करेंगे सर, सेक्शन 66 में दी गई दोनों एडिशनल कंडीशन चेक करेंगे।
तो यहाँ पे आप पहला एडिशनल कंडीशन तो सेटिस्फाई कर लेंगे कि पिछले 10 साल में किसी भी एटलीस्ट 2 साल के लिए आप इंडिया के रेसिडेंट होने चाहिए। तो आप 22 23 एंड 23 24 में पहला बेसिक कंडीशन सेक्शन 61 का सेटिस्फाई कर लेंगे तो आप उन 2 साल में तो रेसिडेंट बन जाएंगे। लेकिन आप सेक्शन 66 का दूसरा एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे कि पिछले 7 साल में जो आपका इंडिया में स्टे है वो 730 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए। अब यहाँ पे आप पहली बार इंडिया में आ रहे फर्स्ट में 2022 को, तो पिछले 7 साल में आपका इंडिया में स्टे 590 डेज के लिए रहेगा जो आपका 730 डेज से कम है। तो आप सेकंड एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप क्या बन जाएंगे सर, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएंगे फॉर द करंट प्रीवियस ईयर 24-25। ठीक है। और अगर आप रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाते हैं तो फिर उस केस में आपकी इंडियन इनकम तो इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी और एक फॉरेन सोर्स की इनकम इंडिया में टैक्सेबल की जाती है, दैट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस व्हिच इज कंट्रोल्ड इन इंडिया और प्रोफेशन व्हिच वाज सेट अप इन इंडिया। तो अब हम निकालते हैं इनकी टोटल इनकम। तो पहली इनकम आपको क्या दी है, सैलरी फ्रॉम कंपनी इन दुबई नॉट लाइबल टू टैक्स इन दुबई, दैट इज 13 लाख। तो बिकॉज जो आप जॉब कर रहे हैं, जो सर्विस दे रहे हैं वो इंडिया के बाहर दे रहे हैं, तो ये सैलरी इनकम आपकी इंडिया के बाहर अगर हुई है और अज्यूम कर लीजिए कि ये रिसीव भी आपको इंडिया के बाहर हो रही है, तो ये आपकी फॉरेन इनकम मानी जाएगी। तो क्या ये वाली फॉरेन इनकम आर बट एनवार के लिए इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी? नहीं सर, आर बट एनवार के लिए एक ही फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल की जाती है, तो ये सैलरी इनकम आपके हाथ में इंडिया में टैक्सेबल नहीं की जाएगी सर। ठीक है। उसके बाद आपको दिया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी दैट इज 2,50,000। तो किसी इंडियन कंपनी के आपने शेयर्स बेच दिए, उस पे आपको कैपिटल गेन हुआ, तो बिकॉज कैपिटल एसेट इंडिया में सिचुएटेड है तो उसको सेल करने पे आपको जो कैपिटल गेन इनकम हुई है वो आपकी इंडियन इनकम मानी जाएगी, वो इंडिया में अक्रू हुई है, तो ये इंडियन इनकम तो सबके लिए टैक्सेबल है। तो 2,50,000 की जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनकम है वो आपके लिए टैक्सेबल कर दीजिए। ठीक है सर। उसके बाद आपको दिया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन दिल्ली कंप्यूटेड दैट इज 4,60,000। तो इंडिया में आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी है उसमें से आपने इनकम कमाई है, तो ये भी आपकी इनकम इंडिया में अकर हुई है, तो ये भी आपकी इंडियन इनकम मानी जाएगी। तो 4,60,000 की जो हाउस प्रॉपर्टी इनकम है वो भी आपके हाथ में टैक्सेबल कर दीजिए सर। ठीक है। और उसके बाद आपको दिया डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी दैट इज 65,000। तो किसी इंडियन कंपनी से आपको डिविडेंड मिला है, तो ये डिविडेंड इनकम का जो सोर्स है वो इंडिया में है, तो ये भी आपकी इनकम इंडिया में अकर हुई है, ये भी आपकी इंडियन इनकम मानी जाएगी, तो आपके हाथ में टैक्सेबल की जाएगी। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी टोटल इनकम। अब यहाँ पे आपको चैप्टर 6 में जो डिडक्शन दिए जाते हैं उसकी कोई भी डिटेल्स आपको नहीं दी हुई है, तो इसलिए आपको सीधा टोटल इनकम मिल जाएगी मिस्टर राम की। ठीक है सर। अब इसके बाद मिसेस आशा का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या रहेगा और उनकी टोटल इनकम क्या रहेगी फॉर करंट प्रीवियस ईयर 24-25, वो हम निकाल देते हैं। ठीक है सर। तो मिसेज आशा का यहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालेंगे, तो मिसेज आशा जो है वो एक इंडियन सिटीजन है और बाय प्रोफेशन वो एक लॉयर है, और हम यहाँ पे ये मान लेते हैं कि बिकॉज वो इंडियन सिटीजन है तो पहले वो इंडिया में रहते होंगे और उन्होंने अपना कंसल्टेंसी प्रोफेशन भी पहले इंडिया में स्टार्ट किया था इन 2021। लेकिन मिस्टर राम के साथ मैरिज के बाद वो 1 अक्टूबर 2023 को इंडिया के बाहर जा चुके हैं दुबई में, और वहीं पे जाके अपना कंसल्टेंसी प्रोफेशन चला रहे हैं। तो अब यहाँ पे मिसेज आशा के रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए आपको सेक्शन 61 में दी गई दोनों बेसिक कंडीशन चेक करनी होगी। लेकिन क्या यहाँ पे सेकंड बेसिक कंडीशन के लिए कोई एक्सेप्शन लग रहा है? सर पहला एक्सेप्शन यहाँ पे लगेगा नहीं, बिकॉज ये इंडियन सिटीजन तो है लेकिन कोई क्रू मेंबर वाला यहाँ पे केस नहीं है। ठीक है। उसके बाद क्या सेकंड एक्सेप्शन लगेगा कि अगर कोई इंडियन सिटीजन जो करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया छोड़ के जा रहा है फॉर द एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, तो ये करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया छोड़ के नहीं जा रहे, ये ऑलरेडी उसके पिछले साल ही इंडिया छोड़ के जा चुके हैं और वहीं पे जाके अपना कंसल्टेंसी प्रोफेशन कर रहे हैं, तो वो वाला एक्सेप्शन भी यहाँ पे नहीं लगेगा। लेकिन क्या थर्ड एक्सेप्शन यहाँ पे लगेगा कि अगर कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो एक्चुअली इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं, हु इज एक्चुअली सेटल्ड आउटसाइड इंडिया, और करंट प्रीवियस ईयर में आप इंडिया में विजिट के लिए आ रहे हैं और करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में से जो आपकी टोटल इनकम है दैट इज टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम, वो अगर 15 लाख तक है तो फिर उस केस में आपका सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं लगेगा। तो अब यहाँ पे हमें क्या निकालना होगा कि सर इनकी इंडिया में से टोटल इनकम कितनी है ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर, तो यहाँ पे उनकी हमें इनकम की डिटेल्स दी गई है। पहला इनकम आपको दिया प्रॉफिट फ्रॉम कंसल्टेंसी प्रोफेशन इन दुबई विच वाज सेट अप इन इंडिया नॉट लाइबल टू टैक्स इन दुबई दैट इज 12 लाख। तो इंडिया के बाहर जो आप अपना प्रोफेशन कर रहे हैं उसमें से आपने इनकम कमाई है 12 लाख की, तो ये इनकम आपकी इंडिया के बाहर अक्रू हुई है बिकॉज वो प्रोफेशन आप इंडिया के बाहर कर रहे हैं, और अज्यूम कर लीजिए कि वो रिसीव भी इंडिया के बाहर हो रही है, तो ये आपकी फॉरेन इनकम मानी जाएगी। लेकिन वो प्रोफेशन पहले आपने इंडिया में सेटअप किया था ना 2021 में, यस सर, तो ये आपकी फॉरेन इनकम मानी जाएगी। उसके बाद आपको दिया प्रॉफिट फ्रॉम कंसल्टेंसी प्रोफेशन इन इंडिया दैट इज 3 लाख। तो इंडिया में भी अभी आप कंसल्टेंसी सर्विस दे रहे हैं एज अ लॉयर और उसमें से आपने इनकम कमाई है 3 लाख की, तो ये इनकम आपकी इंडिया में अक्रू हुई है बिकॉज उसके लिए जो आपने सर्विस दी होगी वो इंडिया में दी होगी, तो ये आपकी इंडियन इनकम मानी जाएगी। यस सर। उसके बाद दिया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ ब्रिटिश कंपनी क्रेडिटेड टू हर दुबई बैंक अकाउंट 60,000। तो आपने किसी फॉरेन कंपनी के शेयर सेल कर दिए और उस पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनकम हुई है, तो ये इनकम आपकी इंडिया के बाहर अक्रू हुई है बिकॉज जो कैपिटल एसेट है वो इंडिया के बाहर लोकेटेड है और वो रिसीव भी आपको इंडिया के बाहर हो रही है, तो ये आपकी फॉरेन इनकम मानी जाएगी। यस सर।
उसके बाद यहाँ पे दिया शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ लिस्टेड शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी दैट इज 42,000। तो यहाँ पे आपने किसी इंडियन कंपनी के शेयर्स बेच दिए और उस पे आपको लॉस हुआ है, तो ये लॉस आपका इंडिया में अक्रू हुआ है बिकॉज जो कैपिटल एसेट है वो इंडिया में सिचुएटेड है। तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 42,000 का, वो आपका इंडियन लॉस माना जाएगा। ठीक है सर। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना था, हमें यहाँ पे मिसेस आशा की टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम निकालनी थी। तो उसमें एक तो आपकी इंडियन इनकम ली जाएगी और एक उसमें फॉरेन सोर्स की इनकम इंक्लूड की जा रही थी। अब यहाँ पे जो इंडियन इनकम है वो है यहाँ पे 3 लाख की जो इनकम है जो आपने इंडिया में अपने कंसल्टेंसी प्रोफेशन में से कमाई है, तो वो ले लीजिए। इसके अलावा जो आपका 42,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है वो आपका इंडियन लॉस है। और अगर इंडिया में आपको कोई लॉस हो रहा है तो वो आप सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड ऑब्वियसली कर पाएंगे, लेकिन अगर सेट ऑफ करना है तो वो उसी इनकम के सामने सेट ऑफ कर पाएंगे जिस इनकम के सामने परमिसिबल है। अब कैपिटल गेन हेड्स के जो लॉसेज है वो आप किसी और हेड्स ऑफ इनकम के सामने सेट ऑफ नहीं कर सकते, वो कैपिटल गेन इनकम के सामने ही सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने सेट ऑफ कर सकते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने ही सेट ऑफ किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है वो यहाँ पे बिजनेस इनकम के सामने सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे सर। तो आपकी 3 लाख की जो इंडियन इनकम है वो ले लीजिए। इसके अलावा जो आपकी फॉरेन प्रोफेशन की जो इनकम है जो आप दुबई में कर रहे हैं तो वो 12 लाख की इनकम आप ले लीजिए, बिकॉज वो भी इनकम यहाँ पे इंक्लूड की जाएगी। तो 12 लाख की इनकम उसमें ले लीजिए। तो यहाँ पे आपको टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम मिल जाएगी 12 लाख प्लस 3 लाख दैट इज 15 लाख। तो वो यहाँ पे 15 लाख से ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पे आपकी सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं लगेगी। यानी अगर आपने फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई की दैट इज करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में जो आपका स्टे है वो अगर 182 डेज या उससे ज्यादा रहेगा तभी आप इंडिया के रेसिडेंट बनेंगे, अदरवाइज आप सीधा नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था कि जो मिसेस आशा है वो करंट प्रीवियस ईयर में सिर्फ 3 महीने के लिए इंडिया में आ रहे हैं फ्रॉम जून टू अगस्त, यानी 92 डेज के लिए, जो आपका 182 डेज से कम है। तो आप पहला बेसिक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो आप सेक्शन 61 के हिसाब से तो रेसिडेंट नहीं बनेंगे। अब यहाँ पे क्या ये सेक्शन 61 ए के हिसाब से डीम्ड रेसिडेंट बन पाएंगे, तो सर ये इंडियन सिटीजन तो है, सेक्शन 61 में दी गई बेसिक कंडीशन तो इन्होंने सेटिस्फाई नहीं की। और इंडिया में से जो उनकी टोटल इनकम है क्या वो 15 लाख से ज्यादा है, जो उनकी टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम जो है वो 15 लाख से ज्यादा नहीं सर, वो एग्जैक्ट 15 लाख से 15 लाख से ज्यादा नहीं है, तो वो सेक्शन 61 ए के हिसाब से डीम्ड रेसिडेंट भी नहीं बनेंगे। तो फाइनली वो क्या बन जाएंगे, इंडिया के लिए नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे फॉर करंट प्रीवियस ईयर 24-25। और अगर वो नॉन रेसिडेंट बन जाते हैं तो फिर उस केस में उनके हाथ में सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी सर। यस। तो यहाँ पे आपको यही दिया, मिसेस आशा इज एन इंडियन सिटीजन हु कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 फॉर 3 मंथ्स ओनली दैट इज 92 डेज। तो जो आपका 182 डेज से कम है तो आप सेक्शन 61 में दी गई बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो सेक्शन 61 के हिसाब से तो आप रेसिडेंट नहीं बनेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सेक्शन 61 ए में दिया गया डीम्ड रेसिडेंट का प्रोविजन लिखना होगा कि अगर आप इंडियन सिटीजन है और अगर करंट प्रीवियस ईयर में जो आपकी टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम जो है वो अगर 15 लाख से ज्यादा है और अगर आपकी दूसरी और कोई भी कंट्री में टैक्स लायबिलिटी नहीं आ रही है ड्यू टू द रेसिडेंसी और डोमिसाइल, तो उस केस में आप इंडिया के डीम्ड रेसिडेंट मान ली जाएंगे अंडर सेक्शन 61 ए। अब यहाँ पे आपको टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम निकाल के दिखाना होगा। उसमें एक तो आपकी इंडियन इनकम ली जाएगी दैट इज 3 लाख, और इंडिया के बाहर जो दुबई में आप कंसल्टेंसी प्रोफेशन कर रहे हैं उसमें से आपने जो इनकम कमाई 12 लाख की वो ले लीजिए, बिकॉज वो प्रोफेशन पहले आपने इंडिया में सेटअप किया था। तो आपको यहाँ पे टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम मिल जाएगी 15 लाख की। तो ये इनकम आपकी 15 लाख से ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पे आप सेक्शन 61 ए के हिसाब से डीम्ड रेसिडेंट भी नहीं बन पाए। तो फाइनली आप क्या बन जाएंगे सर, नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। और अगर नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे तो उस केस में सिर्फ आपकी इंडियन इनकम इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी। तो यहाँ पे इंडियन इनकम लिखा हुआ है, इनकम विच अक्रूज एंड अराइज इन इंडिया, इनकम विच इज डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया, इनकम विच इज रिसीव्ड इन इंडिया एंड इनकम विच इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, ये आपकी इंडियन इनकम मानी जाती है। तो करंट प्रीवियस ईयर में आपकी टोटल इनकम में एक ही इंडियन इनकम है जो आपको इंडिया में अपने कंसल्टेंसी प्रोफेशन में से इनकम हुई है 3 लाख की, वो आपकी इंडियन इनकम है, तो वो टैक्सेबल कर दीजिए। जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है जो इंडियन कंपनी के शेयर्स के बेचने पे हुआ है तो वो आप सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे बिजनेस इनकम के सामने, तो वो आप कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए। तो यहाँ पे आपकी 3 लाख की टोटल इनकम आपको मिल जाएगी सर। ठीक है। उसके बाद हम करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 33 जो आपको मई 2024 की आरटीपी में दिया गया था। तो क्या दिया, मिस रीता इज एन इंडियन सिटीजन एंड एमबीए फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाज एम्प्लॉयड इन एएफएल एलएलपी ऑफ कंट्री ए सिंस जून 2017। तो मिस रीता जो है वो एक इंडियन सिटीजन है, साथ ही साथ बाय प्रोफेशन वो एक एमबीए है और पहले वो कंट्री ए में किसी एलएलपी में जॉब कर रहे थे सिंस जून 2017। उसके बाद क्या लिखा है, सी केम टू इंडिया ऑन 15 नवंबर 2024 एंड जॉइंड एज सीईओ ऑफ ऑटोफिट लिमिटेड। अब करंट प्रीवियस ईयर में वो 15 नवंबर को इंडिया में आ रहे और इंडिया में उन्होंने किसी कंपनी में एज ए सीईओ ज्वाइन कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब वो इंडिया में काम कर रहे हैं। ठीक है सर। उसके बाद क्या लिखा है, मिस रीता वाज इन इंडिया बिफोर शी लेफ्ट फॉर ओवरसीज एजुकेशन इन मई 2013 एंड वाज सब्सिक्वेंटली एम्प्लॉयड आउटसाइड इंडिया एंड नेवर विजिटेड इंडिया देयर आफ्टर। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि मिस रीता जो है वो मई 2013 से पहले इंडिया में ही थे, लेकिन मई 2013 में वो इंडिया के बाहर अपने फॉरेन एजुकेशन के लिए चले गए और वहीं पे जॉब कर रहे हैं। और उसके बाद वो एक भी दिन के लिए इंडिया में नहीं आए, वो सीधा इंडिया में कब आ रहे, करंट प्रीवियस ईयर में 15 नवंबर को। ठीक है सर।
उसके बाद लिखा है देयर इज नो इनकम टैक्स इन कंट्री ए, कंट्री ए में उनकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं आ रही है। सी हैज अर्नड इंटरेस्ट इनकम ऑफ रुपीज 2,40,000 इन कंट्री ए एंड सैलरी इनकम फ्रॉम एएफएल एलपी ऑफ रुपीज 15 लाख अप टू द डेट ऑफ हर रिटर्न टू इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो यहाँ पे एक तो उन्होंने इंटरेस्ट इनकम कमाई है कंट्री ए में से, तो वो इंटरेस्ट इनकम आपकी इंडिया के बाहर अकर हुई है बिकॉज उसका सोर्स इंडिया के बाहर है और वो रिसीव इंडिया के बाहर हुई होगी, तो वो आपकी फॉरेन इनकम मानी जाएगी। और इसके अलावा जो आपको सैलरी इनकम मिल रही है फ्रॉम एएफएल एलपी, वो सैलरी इनकम भी आपकी फॉरेन इनकम मानी जाएगी बिकॉज 15 नवंबर से पहले आप इंडिया के बाहर जॉब कर रहे थे उस एलएलपी में, तो वो इनकम आपकी इंडिया के बाहर अकर हुई है और वो रिसीव भी आपको इंडिया के बाहर हुई होगी, तो ये सैलरी इनकम भी आपकी फॉरेन इनकम मानी जाएगी। ठीक है सर। उसके बाद आपको दिया सैलरी इनकम विच इज ऑलरेडी कंप्लीटेड ऑफ मिस रीता फ्रॉम ऑटोफिट लिमिटेड अप टू 31st March 2025 इज रुपीज 13,50,000 एंड सी अर्नड डिविडेंड ऑफ रुपीज 3 लाख फ्रॉम शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी। तो यहाँ पे आपको जो ऑटोफिट लिमिटेड से सैलरी मिल रही है वो सैलरी इनकम आपकी इंडियन इनकम मानी जाएगी बिकॉज 15 नवंबर को आपने इंडिया में आने के बाद ऑटोफिट लिमिटेड में एज अ सीईओ ज्वाइन किया और उसके बाद आपने जो सर्विस दी होगी वो इंडिया में दी होगी, इसलिए उनसे आपको जो सैलरी मिल रही है वो सैलरी इनकम आपकी इंडिया में अकर हुई है, इसलिए वो आपकी इंडियन इनकम मानी जाएगी। और इसके अलावा जो आपको इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है वो डिविडेंड इनकम भी आपकी इंडिया में अकर हुई है बिकॉज उसका सोर्स इंडिया में, तो वो भी आपकी इंडियन इनकम मानी जाएगी। ठीक है सर। उसके बाद आपको क्या निकालना है, व्हाट वुड बी द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस रीता एंड हर टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। तो सबसे पहले आपको उनका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना होगा और उसी के बेस पे आपको उनकी टोटल इनकम निकालनी होगी। ठीक है सर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मिस रीता का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालेंगे, तो सर हम यहाँ पे सेक्शन 6 में दी गई दोनों बेसिक कंडीशन चेक करेंगे, लेकिन क्या यहाँ पे सेकंड बेसिक कंडीशन के लिए जो आपको 3 एक्सेप्शन दिए गए थे क्या उनमें से कोई एक्सेप्शन लगेगा? सर पहला एक्सेप्शन तो यहाँ पे नहीं लगेगा बिकॉज ये कोई क्रू मेंबर वाला केस है नहीं। उसके बाद सेकंड एक्सेप्शन था इंडियन सिटीजन जो करंट प्रीवियस इंडिया छोड़ के जा रहा है फॉर द एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, सर यहाँ पे ये भी नहीं लगेगा बिकॉज उल्टा ये तो इंडिया में आ रहे फॉर द एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। उसके बाद तीसरा एक्सेप्शन आपको दिया था इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो एक्चुअली इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं, हु इज एक्चुअली सेटल्ड आउटसाइड इंडिया एंड करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में वो विजिट के लिए आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये वाला एक्सेप्शन भी नहीं लगेगा बिकॉज यहाँ पे मिस रीता जो है वो करंट प्रीवियस ईयर में 15 नवंबर को इंडिया में आ चुके हैं और अब वो इंडिया में सर्विस दे रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 3 में से कोई भी एक्सेप्शन नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पे आपकी दोनों बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल होगी। तो यहाँ पे आपने दोनों में से एटलीस्ट एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर ली तो आप इंडिया के लिए रेसिडेंट बन जाएंगे, लेकिन अगर दोनों बेसिक कंडीशन आप सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो आप इंडिया के लिए नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे। तो पहला बेसिक कंडीशन ये है कि स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर, और दूसरा बेसिक कंडीशन ये है कि स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन द लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। तो दोनों में से एटलीस्ट एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये निकालना होगा कि मिस रीता का करंट प्रीवियस ईयर में कितने नंबर ऑफ डेज के लिए इंडिया में स्टे होगा। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ये बोला गया था कि वो इंडिया में करंट प्रीवियस ईयर में 15 नवंबर 2024 को आए थे, तो आपको 15 नवंबर 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक का पीरियड निकालना होगा। तो यहाँ पे आपके जो नवंबर के 30 डेज है उसमें से 14 डेज माइनस कर दीजिए बिकॉज 15 नवंबर को जिस दिन आप इंडिया में आए वो भी दिन आपका इंडिया में काउंट किया जाएगा। तो नवंबर के आपके 16 डेज, उसके बाद दिसंबर के आपके 31 डेज, जनवरी के आपके 31 डेज, फरवरी के आपके 28 डेज एंड मार्च के आपके 31 डेज। तो यहाँ पे आपको 137 डेज मिल गया, वो आपका करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में आपका एक्चुअल स्टे है जो आपका 182 डेज से कम है। तो आपने पहला बेसिक कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं किया। उसके बाद दूसरा बेसिक कंडीशन चेक कर लीजिए, क्या आपका जो स्टे है वो 60 डेज या उससे ज्यादा? यस सर। लेकिन क्या पिछले 4 साल में जो आपका इंडिया में स्टे है वो आपका 365 डेज या उससे ज्यादा? नहीं सर, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला गया था कि वो मई 2013 में इंडिया के बाहर चले गए थे फॉरेन एजुकेशन के लिए और उसके बाद वो इंडिया में एक भी दिन के लिए नहीं आए टिल 15 नवंबर 2024। तो पिछले 4 साल में जो आपका इंडिया में स्टे रहेगा वो 0 डेज के लिए रहेगा। तो यहाँ पे आपने सेकंड बेसिक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं किया, तो इसलिए आप सेक्शन 61 के हिसाब से तो रेसिडेंट नहीं बन पाएंगे। तो उसके बाद आप ये देख लीजिए कि क्या आप सेक्शन 61A के हिसाब से डीम्ड रेसिडेंट माने जाएंगे। तो डीम्ड रेसिडेंट का प्रोविजन क्या था कि अगर कोई इंडियन सिटीजन जो सेक्शन 61 में दी गई दोनों बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाया, लेकिन इंडिया में से जो उनकी टोटल इनकम है यानी टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम जो है वो अगर 15 लाख से ज्यादा है और दूसरी और कोई भी कंट्री में उसकी टैक्स लायबिलिटी नहीं आ रही है ड्यू टू हिज रेसिडेंसी और डोमिसाइल, तो उस केस में उसे इंडिया का डीम्ड रेसिडेंट मान लिया जाएगा अंडर सेक्शन 61 है। और जो डीम्ड रेसिडेंट माना जाता है उसे बाय डिफॉल्ट आर बट इनोआर कहा जाएगा। तो यहाँ पे मिस रीता जो है वो एक इंडियन सिटीजन तो है, यस सर। उन्होंने सेक्शन 61 में दी गई दोनों बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की, यस सर। अब आप ये देखिए कि करंट प्रीवियस ईयर में मिस रीता की टोटल इंडियन इनकम कितनी है, टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम कितनी है। तो यहाँ पे आपकी जो इंडियन इनकम है वो तो इसमें कवर की जाएगी। तो इंडियन इनकम कौन सी थी सर? 2 इनकम आपकी इंडियन इनकम थी। एक तो यहाँ पे जो आपको सैलरी इनकम मिल रही थी फ्रॉम ऑटोफिट लिमिटेड दैट इज 13,50,000 वो आपकी इंडियन इनकम है, और एक आपको जो इंडियन कंपनी से डिविडेंड इनकम मिली है वो भी आपकी इंडियन इनकम है दैट इज 3 लाख। तो वो आप जोड़ दीजिए तो आपको यहाँ पे टोटल इंडियन इनकम मिल जाएगी 16,50,000। अब यहाँ पे मैंने आपको एक बताया था कि एक फॉरेन सोर्स की इनकम भी इंक्लूड की जाएगी, इनकम फ्रॉम अ बिजनेस which is controlled in India or a profession which was set up in India, वो यहाँ पे नहीं दी हुई है। तो यहाँ पे सिर्फ आपकी इंडियन इनकम इंक्लूड की जाएगी, तो यहाँ पे आपको मिल गई 16,50,000।
तो यहाँ पे जो आपको टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम जो मिली, क्या वो 15 लाख से ज्यादा है? यस सर, ये 15 लाख से ज्यादा है। और यहाँ पे ये बोला गया था कि मिस रीता की कंट्री में कोई भी इनकम टैक्स लायबिलिटी नहीं आ रही है, तो यहाँ पे आपने डीम्ड रेसिडेंट की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर ली, इसलिए मिस रीता को करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया के लिए डीम्ड रेसिडेंट माना जाएगा एंड बाय डिफॉल्ट उसे आर बट एनओआर कहा जाएगा एज पर सेक्शन 61 है। और अगर आप रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बन जाते हैं तो आपके हाथ में कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी? सर इंडियन इनकम एक तो आपके हाथ में टैक्सेबल की जाएगी, इंडियन इनकम का मतलब आपको यहाँ पे लिखना होगा, और एक फॉरेन सोर्स की इनकम आपके हाथ में टैक्सेबल की जाएगी, इनकम फ्रॉम अ बिजनेस विच इज कंट्रोल इन इंडिया और प्रोफेशन विच वाज सेट अप इन इंडिया। यहाँ पे आपको कोई भी ऐसी फॉरेन बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम नहीं दे रखी है, तो जो दो इंडियन इनकम आपकी थी दैट इज सैलरी इनकम एंड डिविडेंड इनकम, वो आपके हाथ में टैक्सेबल कर दीजिए, तो आपको यहाँ पे टोटल इनकम मिल जाएगी दैट इज 16,50,000। ठीक है सर। और इसके अलावा जो आपको एएफएल एलएलपी से सैलरी इनकम जो मिली है और जो कंट्री ए में आपने इंटरेस्ट इनकम कमाई है, ये दोनों इनकम आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं की जाएगी बिकॉज ये दोनों आपकी फॉरेन इनकम है, और ये वाली फॉरेन इनकम आर बट इनवार के लिए टैक्सेबल नहीं की जाएगी। सिर्फ आपकी ये जो दो इंडियन इनकम है, एक तो सैलरी इनकम जो आपको ऑटोफिट लिमिटेड से मिली है फॉर रेंडरिंग द सर्विसेज एज अ सीईओ, और जो आपको इंडियन कंपनी से डिविडेंड इनकम मिल रही है, ये दो इंडियन इनकम आपके हाथ में टैक्सेबल की जाएगी। तो यहाँ पे आपको टोटल इनकम मिल जाएगी 16,50,000। ठीक है सर। अब हम आगे करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 34 जो आपको सितंबर 2024 के आरटीपी में दिया गया था। तो क्या दिया है? मिसेस सरिका अन इंडियन सिटीजन इज इन एम्प्लॉयमेंट विद एन ओवरसीज कंपनी लोकेटेड इन यूएई, शी इज नॉट लायबल टू टैक्स इन यूएई। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका सेम क्वेश्चन रहेगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 20 किया था उसी की तरह, तो आई थिंक आपको May 22 एग्जाम में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो वो वाला क्वेश्चन आपसे आसानी से हो जाएगा बिकॉज उसमें आपको सिर्फ रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना था, लेकिन यहाँ पे आपको रेसिडेंशियल स्टेटस के बेस पे इस पर्सन की टोटल इनकम निकालनी है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको दो और इंडिपेंडेंट केस दिए गए, तो ये भी आपको यहाँ पे सोल्व करना होगा, इसलिए आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छी तरीके से करना है। ठीक है सर। तो यहाँ पे आपको ये बोला गया है कि मिसेस सरिका जो है वो एक इंडियन सिटीजन है और वो किसी फॉरेन कंपनी में जॉब कर रहे हैं और वहां पे उनको कोई भी टैक्स नहीं लग रहा उस कंट्री में। ठीक है। उसके बाद आपको दिया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 ही कम्स टू इंडिया फॉर 121 डेज। तो करंट प्रीवियस ईयर में सिर्फ और सिर्फ 121 डेज के लिए इंडिया में उनका स्टे है। ठीक है। सी वॉज इन इंडिया फॉर 50 डेज, 100 डेज, 76 डेज एंड 145 डेज इन द फाइनेंशियल ईयर्स 2021, 21-22, 22-23 एंड 23-24 रिस्पेक्टिवली। तो पिछले 4 साल का इंडिया में उनका स्टे दिया हुआ है, तो इसका टोटल कर दीजिए तो आपको यहाँ पे पिछले 4 साल का टोटल नंबर ऑफ डेज का स्टे मिल जाएगा 50 डेज प्लस 100 डेज, 76 डेज प्लस 145 डेज। तो पिछले 4 साल में उनका इंडिया में स्टे टोटल 371 डेज के लिए। ठीक है सर। उसके बाद ये लिखा है हर एनुअल इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25 इज एज फॉलोज। तो यहाँ पे इनकम की डिटेल्स आपको दी है। सबसे पहली इनकम आपको दी है सैलरी इनकम अक्रूड और अराइज इन यूएई, तो ये आपकी फॉरेन इनकम मानी जाएगी बिकॉज ये इनकम इंडिया के बाहर अक्रू हुई है और रिसीव भी इंडिया के बाहर हो रही होगी। उसके बाद यह इनकम अक्रूड एंड अराइज इन इंडिया, तो ये आपकी इंडियन इनकम मानी जाएगी। उसके बाद यह इनकम डीम टू बी अक्रूड एंड अराइज इन इंडिया, तो ये भी आपकी इंडियन इनकम मानी जाएगी। उसके बाद दिया इनकम अराइजिंग एंड रिसीव्ड इन यूएई फ्रॉम अ बिजनेस सेटअप इन इंडिया, तो इंडिया के बाहर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो ये बिजनेस इनकम इंडिया के बाहर अक्रू हुई है और रिसीव भी इंडिया के बाहर हो रही है, तो ये आपकी फॉरेन इनकम मानी जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये बिजनेस जो है वो पहले आपने इंडिया में सेटअप किया था। ठीक है सर। उसके बाद दिया लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक इन इंडिया, तो इसका आपको डिडक्शन दिया जाएगा जब आप टोटल इनकम निकालेंगे। अगर आपने 115 बीएससी में से ऑप्ट आउट किया है तो इसका आपको 80 में डिडक्शन दिया जाएगा। उसके बाद दिया मिसिस तरीका हैज ऑप्टेड आउट फ्रॉम डिफॉल्ट टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 105 बीएससी, तो आपको नॉर्मल टैक्स रेजिम में उनकी टोटल इनकम निकालनी है। फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन अबव यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टोटल इनकम ऑफ मिसिस तरीका फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया उसे हम सोल्व कर देते हैं और उसके बाद जो बाकी के दो क्वेश्चंस आपको पूछे गए उसे भी हम सोल्व कर लेंगे। तो पहले आपको मिसिस तरीका का यहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है फॉर द करंट प्रीवियस ईयर 24-25। तो हम क्या करेंगे सर, सेक्शन 6 में दी गई दोनों बेसिक कंडीशन चेक करेंगे, लेकिन क्या यहाँ पे सेकंड बेसिक कंडीशन के लिए जो 3 एक्सेप्शन आपको दिए गए थे क्या उनमें से कोई एक्सेप्शन यहाँ पे लगेगा? सर यहाँ पे पहले 2 एक्सेप्शन तो नहीं लगेंगे, लेकिन क्या तीसरा एक्सेप्शन यहाँ पे लगेगा कि अगर कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो एक्चुअली इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं, एक्चुअली सेटल्ड आउटसाइड इंडिया और करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में वो विजिट के लिए आ रहे हैं और करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में से जो उनकी टोटल इनकम है, टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम जो है वो अगर 15 लाख तक है तो आपका सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो टोटल इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो फिर उस केस में आपका सेकंड बेसिक कंडीशन लगेगा। और उसमें चेंज क्या हो रहा था, करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में जो आपका स्टे है वो 60 डेज की जगह 120 डेज लिया जाएगा। अब यहाँ पे मिसेस सरिका जो है वो एक इंडियन सिटीजन है, यस सर, वो एक्चुअली इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं, यूए में किसी फॉरेन कंपनी में जॉब कर रहे हैं और करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में वो कुछ दिनों के लिए विजिट के लिए आ रहे हैं। अब यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में से उनकी टोटल इनकम कितनी है, दैट इज टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम। तो यहाँ पे जो आपको 2 इंडियन इनकम दी गई है 2 लाख एंड 7 लाख, वो तो उसमें इंक्लूड की जाएगी।
लेकिन मैंने आपको बताया था कि इस प्रोविजन के लिए जब आप अपनी टोटल इंडियन इनकम निकालेंगे तो उसमें आपको एक फॉरेन सोर्स की इनकम भी इंक्लूड करनी होगी। कौन सी फॉरेन सोर्स की इनकम? इनकम फ्रॉम अ बिजनेस विच इज कंट्रोल इन इंडिया और अ प्रोफेशन विच वाज सेटअप इन इंडिया। तो यहाँ पे आप जो यूएई में बिजनेस कर रहे हैं लेकिन वो बिजनेस जो आपने पहले इंडिया में सेटअप किया था वो फॉरेन बिजनेस की इनकम भी आपको यहाँ पे इंक्लूड करनी होगी, दैट इज 5 लाख। तो उस इनकम को ऐड कर दीजिए, आपको टोटल इनकम क्या मिलेगी? 2 लाख प्लस 7 लाख प्लस 5 लाख दैट इज 14 लाख। अब उसमें से आपको एक चैप्टर 6 के अंडर डिडक्शन दिया जाएगा, जो आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया ऑफ रुपीज 1 लाख, उसका आपको डिडक्शन दिया जाएगा अंडर सेक्शन 80 बिकॉज आपने 115 बीएससी में से ऑप्ट आउट किया और बिकॉज आपको टोटल इंडियन इनकम चाहिए इसलिए आपको ये डिडक्शन माइनस करना होगा। तो उसके बाद आपको जो टोटल इंडियन इनकम मिलेगी वो रहेगी आपकी 13 लाख। तो ये जो टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम आपको जो मिली वो 15 लाख से ज्यादा नहीं है, तो सेकंड बेसिक कंडीशन यहाँ पे नहीं लगेगा। तो करंट प्रीवियस ईयर में अगर इंडिया में आपका जो स्टे वो अगर 182 डेज या उससे ज्यादा होगा तभी आप इंडिया के लिए रेसिडेंट माने जाएंगे, अदरवाइज आप सीधा नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे। तो यहाँ पे आपका करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में स्टे दिया गया था दैट इज 121 डेज का, जो आपका 182 डेज से कम है। तो आप करंट प्रीवियस ईयर में पहला बेसिक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो सेक्शन 61 के हिसाब से तो आप रेसिडेंट नहीं बनेंगे। लेकिन क्या सर सेक्शन 61 ए में हम डीम्ड रेसिडेंट बन पाएंगे? भाई डीम्ड रेसिडेंट के लिए भी आपको टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम निकालनी पड़ती है जो आपकी 15 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको 13 लाख मिली है तो वो प्रोविजन भी आप सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। तो फाइनली आप इंडिया के लिए नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा हुआ है since he has stayed only for 121 days in India during the previous year 24-25, तो आप पहला बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाए ऑफ सेक्शन 61 तो सेक्शन 61 के हिसाब से रेसिडेंट नहीं बनेंगे और आप सेक्शन 61 ए के हिसाब से डीम्ड रेसिडेंट भी नहीं बन पाएंगे बिकॉज आपकी जो टोटल इंडियन इनकम है वो 15 लाख से ज्यादा नहीं है। तो फाइनली आप क्या बन जाएंगे? नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। और अगर कोई पर्सन नॉन रेसिडेंट बन जाता है तो उसके हाथ में सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम इंडिया में टैक्सेबल की जाती है। तो उसमें आपकी दो ही इंडियन इनकम थी, एक 2 लाख और दूसरी आपकी 7 लाख। तो यहाँ पे आपको ग्रोस टोटल इनकम मिल जाएगी 9 लाख और उसमें से आपने जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया उसका आपको डिडक्शन दिया जाएगा अंडर सेक्शन 80C दैट इज 1 लाख रुपीज। तो आपको यहाँ पे टोटल इनकम मिल जाएगी 8 लाख। ठीक है सर। उसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा था? What would be your answer if income arising and received in UAE from a business setup in India is rupees 10 lakhs instead of rupees 5 lakhs? तो यहाँ पे आप इंडिया के बाहर जो बिजनेस कर रहे हैं, जो बिजनेस आपने पहले इंडिया में सेटअप किया था वो फॉरेन बिजनेस की इनकम अगर 5 लाख के बदले 10 लाख होती तो उस केस में क्या होता? सर उस केस में जो आपकी टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम आपको जो मिलेगी वो 13 लाख के बदले 18 लाख मिलेगी। सर कैसे? जो आपकी दो इंडियन इनकम है 2 लाख एंड 7 लाख वो ऐड कर दीजिए, उसमें आपकी ये फॉरेन बिजनेस की इनकम जो है 10 लाख रुपीज वो ऐड कर दीजिए तो आपको मिलेगी इनकम 19 लाख और उसमें से आपने जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया ऑफ रुपीज 1 लाख उसका आपको डिडक्शन दिया जाएगा अंडर सेक्शन 80C तो वो आप लेस कर दीजिए तो आपको मिल जाएगी टोटल इंडियन इनकम दैट इज 18 लाख। अब यहाँ पे जो आपकी टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम आपको जो मिली है वो 15 लाख से ज्यादा है तो आपकी यहाँ पे सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल होगी। और सेकंड बेसिक कंडीशन क्या रहेगी? स्टे इन इंडिया फॉर 120 डेज और मोर ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन द लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। अब आप ये देखिए कि क्या मिसिस तरीका का करंट प्रीवियस ईयर में जो इंडिया में स्टे है क्या वो 120 डेज या उससे ज्यादा है? यस सर, मिसिस तरीका जो है वो करंट प्रीवियस ईयर में 121 डेज के लिए इंडिया में आए थे। अब क्या पिछले 4 साल में इंडिया में उनका जो स्टे क्या वो 365 डेज या उससे ज्यादा है? तो हमने यहाँ पे पिछले 4 साल का इंडिया में उनका स्टे निकाला था जो आपको मिला था 371 डेज, जो आपका 365 डेज से ज्यादा है। तो यहाँ पे आपने सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर ली। अब यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि अगर वो इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है उन्होंने अगर सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया लेकिन पहला बेसिक कंडीशन आप सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो उस केस में आप रेसिडेंट तो बन जाएंगे लेकिन आपको सीधा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाएगा। ठीक है सर। और अगर आप आर बट एनआर बन जाएंगे तो आपके हाथ में कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी? सर इंडियन इनकम तो टैक्सेबल की जाएगी और इसके अलावा एक फॉरेन सोर्स की इनकम आपके हाथ में इंडिया में टैक्सेबल होगी, इनकम फ्रॉम अ बिजनेस विच इज कंट्रोल इन इंडिया और अ प्रोफेशन विच वाज सेटअप इन इंडिया। तो यहाँ पे आप यूएई में जो बिजनेस कर रहे हैं वो फॉरेन बिजनेस पहले आपने इंडिया में सेटअप किया था तो वो फॉरेन बिजनेस की इनकम भी आपके हाथ में इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी बिकॉज आप आर बट एनआर है। तो वो यहाँ पे ली गई है 10 लाख। तो आपकी जो 9 लाख की इंडियन इनकम है और 10 लाख की फॉरेन बिजनेस की इनकम ऐड कर दीजिए, उसमें से आपने जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया उसका डिडक्शन आपको दिया जाएगा अंडर सेक्शन 80C दैट इज ऑफ 1 लाख रुपीज तो वो माइनस कर दीजिए तो यहाँ पे आपको एक्चुअल टोटल इनकम मिल जाएगी 18 लाख रुपीज। ठीक है सर। उसके बाद थर्ड केस में क्या पूछा है? इन कंटिन्यूएशन टू पॉइंट नंबर 2 यानी सेकंड केस को कंटिन्यू करते हुए व्हाट वुड बी योर आंसर इफ मिसेस तरीका कम्स टू इंडिया इन प्रीवियस ईयर 23-24 फॉर 45 डेज इंस्टेड ऑफ 145 डेज। तो जब आप पिछले 4 साल का उनका इंडिया में स्टे निकाल रहे थे उसमें आपको दिया गया था कि प्रीवियस ईयर 23-24 में वो 145 डेज के लिए इंडिया में आए थे। तो अगर 145 डेज के बदले वो 45 डेज के लिए इंडिया में आए होते तो उस केस में पिछले 4 साल में उनका इंडिया में कितने नंबर ऑफ डेज के लिए स्टे होगा? सर 50 डेज प्लस 100 डेज प्लस 76 डेज प्लस 45 डेज। तो उस केस में आपका पिछले 4 साल में जो इंडिया में स्टे होगा वो 271 डेज के लिए रहेगा जो आपका 365 डेज से कम है। तो यहाँ पे जो आपकी टोटल इंडियन इनकम जो है वो 15 लाख से ज्यादा होने की वजह से सेकंड बेसिक कंडीशन तो एप्लीकेबल होगी लेकिन आप दोनों में से एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाए बिकॉज करंट प्रीवियस ईयर में आपका इंडिया में जो स्टे है वो 121 डेज के लिए है जो आपका 182 डेज से कम है।
और दूसरा बेसिक कंडीशन भी आप सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे बिकॉज पिछले 4 साल में जो इंडिया में आपका स्टे है वो 365 डेज से कम है। तो यहाँ पे आप सेक्शन 61 के हिसाब से तो रेसिडेंट नहीं बन पाएंगे, लेकिन क्या आप सेक्शन 61A के हिसाब से डीम्ड रेसिडेंट बन पाएंगे? तो सर यहाँ पे ये मिसेस तरीका जो है वो इंडियन सिटीजन है, यस। वो सेक्शन 61 में दी गई दोनों बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाए, यस। अब करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में से जो उनकी टोटल इनकम है, दैट इज टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम, क्या वो 15 लाख से ज्यादा है? सर यहाँ पे हमने ऊपर जो टोटल इंडियन इनकम निकाली थी वही आपकी सेम रहेगी इस प्रोविजन के लिए भी। तो आपको यहाँ पे टोटल इंडियन इनकम मिली थी 18 लाख, तो जो आपकी 15 लाख से ज्यादा है और मिसिस तरीका की और कोई भी कंट्री में टैक्स लायबिलिटी नहीं आ रही है, इसलिए वो करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया के लिए सेक्शन 61A के हिसाब से डीम्ड रेसिडेंट मान लिए जाएंगे। और जो डीम्ड रेसिडेंट बन जाता है उसे बाय डिफॉल्ट आर बट एनआर कहा जाएगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाएगा। अब आर बट एनआर के लिए कौन सी इनकम इंडिया में टैक्स होगी सर? एक इंडियन इनकम और एक फॉरेन बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम, जो बिजनेस आप इंडिया में से कंट्रोल कर रहे हैं या फिर जो प्रोफेशन पहले आपने इंडिया में सेटअप किया था। तो हमने जो प्रीवियस केस में टोटल इनकम निकाली थी वही आपके लिए थर्ड केस में भी सेम ही रहेगी, दैट इज 18 लाख। ठीक है सर। अब हम आगे करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 35 जो आपको जनवरी 2025 के आरटीपी में दिया गया था। तो यहाँ पे क्या दिया, मिस्टर अक्षय एज 59 ईयर्स an Indian citizen travel frequently out of India for his business trip as well as for his outings। तो यहाँ पे ये एक इंडियन सिटीजन है और वो अक्सर इंडिया के बाहर जाते हैं अपने बिजनेस ट्रिप वगैरह के लिए, ठीक है। He left India from Delhi airport on 20th April 2024 and returned on 15th October 2024। तो करंट प्रीवियस ईयर में वो 20th अप्रैल 2024 को इंडिया के बाहर गए और वापस कब आए? 15th अक्टूबर 2024 को। तो ये आपको नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया निकालने के लिए काम आएगा, ठीक है। He has been in India for less than 700 days during the 7 previous years immediately preceding the current previous year। और आपको इसके बेस पे उनका रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टोटल इनकम निकालनी है फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। तो यहाँ पे ये भी दिया है कि पिछले 7 साल में उनका जो इंडिया में स्टे है वो 700 डेज से कम है। इसका मतलब ये हुआ कि वो सेक्शन 66 में दी गई सेकंड एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है सर। तो सबसे पहले काम करते हैं, इनका रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल देते हैं और उसके बाद जो आपको इनकम की डिटेल्स दी गई है उसके बेस पे आपको उनकी टोटल इनकम भी निकालनी है। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले उनका रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालेंगे सर? हम यहाँ पे सेक्शन 61 में दी गई दोनों बेसिक कंडीशन चेक करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या यहाँ पे सेकंड बेसिक कंडीशन के लिए कोई एक्सेप्शन लग रहा है? जो आपको 3 एक्सेप्शन दिए गए थे, तो सर यहाँ पे पहला एक्सेप्शन तो नहीं लगेगा बिकॉज ये कोई क्रू मेंबर वाला केस है नहीं। क्या दूसरा एक्सेप्शन लगेगा कि अगर कोई इंडियन सिटीजन जो करंट प्रीवियस में इंडिया छोड़ के जा रहा है फॉर द एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया? सर ये कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए यानी कोई बिजनेस प्रोफेशन या जॉब करने के लिए इंडिया के बाहर नहीं जा रहे, ये अपनी बिजनेस ट्रिप वगैरह के लिए इंडिया के बाहर जा रहे हैं, तो यहाँ पे सेकंड एक्सेप्शन भी नहीं लगेगा। और इसके अलावा जो आपका तीसरा एक्सेप्शन था, क्या वो लगेगा कि अगर कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो एक्चुअली इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं, वो इज एक्चुअली सेटल्ड आउटसाइड इंडिया एंड करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में वो विजिट के लिए आ रहे हैं, सर ये वाला एक्सेप्शन भी यहाँ पे नहीं लगेगा बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में ये कहीं भी नहीं बोला हुआ कि वो इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 में से आपके कोई भी एक्सेप्शन नहीं लगेंगे, तो यहाँ पे आपके लिए दोनों बेसिक कंडीशंस एप्लीकेबल होगी। पहला बेसिक कंडीशन क्या था? स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर, या फिर दूसरा बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर लीजिए, स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन द लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, मिस्टर अक्षय का करंट प्रीवियस ईयर में कितने नंबर ऑफ डेज के लिए इंडिया में स्टे होगा ये आपको निकालना होगा। सर कैसे निकालेंगे? यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि 20th अप्रैल 2024 को वो इंडिया के बाहर गए और वापस से इंडिया में कब आए? 15 अक्टूबर 2024 को। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज कैसे निकालेंगे? जिस दिन आप इंडिया के बाहर जा रहे हैं वो भी दिन आपका इंडिया में काउंट किया जाएगा और जिस दिन वापस से आप इंडिया में आ रहे हैं यानी डेट ऑफ डिपार्चर एंड डेट ऑफ अराइवल इन इंडिया, ये दोनों डेट्स आपकी इंडिया में मानी जाएगी। लेकिन आपको ये मालूम होगा, मैंने कंसेप्ट के रिवीजन में आपको एक प्रोविजन बताया था कि अगर आप किसी फॉरेन बाउंड शिप के क्रू मेंबर हैं तो उस केस में जिस दिन आप उस शिप को ज्वाइन कर रहे हैं सीडीसी में एंटर करके और जिस दिन वापस से उस शिप को साइन ऑफ करके आ रहे हैं वो दोनों दिन आपके इंडिया के बाहर माने जाएंगे, स्टे आउटसाइड इंडिया माने जाएंगे। उस प्रोविजन को छोड़ के अदरवाइज आप जिस दिन इंडिया में आएंगे और जिस दिन इंडिया के बाहर जाएंगे वो दोनों दिन आपके इंडिया में माने जाएंगे, स्टे इन इंडिया माने जाएंगे, ठीक है सर। तो यहाँ पे आपका जो 20th अप्रैल 2024 का जो दिन है और 15 अक्टूबर 2024 का जो दिन है वो दोनों दिन आपके इंडिया में काउंट किए जाएंगे। अब आप निकालिए नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया। तो सबसे पहले आप अप्रैल में कितने दिनों के लिए इंडिया में थे? सर 20 डेज के लिए, बिकॉज 20th अप्रैल भी आपका इंडिया में माना जाएगा। उसके बाद आप इंडिया के बाहर गए, वापस से इंडिया में कब आ रहे हैं? 15 अक्टूबर 2024 को। तो अक्टूबर में कितने दिनों के लिए आप इंडिया में थे? सर 31 डेज में से आप 14 डेज माइनस कर दीजिए बिकॉज 15 अक्टूबर जिस दिन आप इंडिया में वापस आए वो भी आपका स्टे इन इंडिया माना जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 17 डेज, तो वो आप एड कर दीजिए। उसके बाद तो आप इंडिया में थे करंट प्रीवियस ईयर में, तो आपके नवंबर के 30 डेज, दिसंबर के आपके 31 डेज, जनवरी के आपके 31 डेज, फरवरी के आपके 28 डेज एंड मार्च के आपके 31 डेज। तो आपको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया मिल जाएगा 188 डेज के लिए। तो करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में जो आपका स्टे है वो 182 डेज से ज्यादा है, तो यानी आपने पहला बेसिक कंडीशन ही सेटिस्फाई कर लिया तो आप इंडिया के लिए रेसिडेंट बन जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने वही प्रोविजन दिया है
सबसे पहले आपको सेक्शन 61 में दी गई दोनों बेसिक कंडीशन लिखनी होगी। अगर आपने दोनों में से एटलीस्ट एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर ली तो आप इंडिया के लिए रेजिडेंट बन जाएंगे। दैट इज स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन द करंट प्रीवियस ईयर, या फिर दूसरा बेसिक कंडीशन स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन द लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। अब यहाँ पे इन्होंने पहला बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया बिकॉज इनका करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में जो स्टे है वो 188 डेज के लिए। अब यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे 29 डेज की जगह 28 डेज आपको लेना है बिकॉज आपका जो प्रीवियस ईयर 24-25 है उसमें आपका फरवरी में टोटल 28 डेज है, तो आपको यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया मिलेगा वो आपको 188 डेज मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपने पहला बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया तो आप करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया के लिए रेसिडेंट बन जाएंगे। अब आपको आगे ये चेक करना होगा कि वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सेक्शन 66 में दी गई दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी। पहला एडिशनल कंडीशन क्या था कि आप पिछले 10 साल में किसी भी एटलीस्ट 2 साल के लिए इंडिया के रेसिडेंट होने चाहिए, और दूसरा एडिशनल कंडीशन ये था कि पिछले 7 साल में जो इंडिया में आपका स्टे है वो 730 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए। अब यहाँ पे आप शायद पहला एडिशनल कंडीशन तो सेटिस्फाई कर लेंगे बिकॉज नॉर्मली आप इंडिया में रहते हैं, लेकिन सेकंड एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ये बोला गया था कि आपका पिछले 7 साल में जो इंडिया में स्टे है वो 700 डेज से कम है। तो आपका ऑब्वियसली ये जो स्टे इन इंडिया है पिछले 7 साल में वो 730 डेज या उससे ज्यादा नहीं है, तो आपका सेकंड एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसलिए आप क्या बन जाएंगे सर, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएंगे। अब यहाँ पे आपको ये मालूम हो गया कि ये जो पर्सन है वो करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया के लिए रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। अब उसके बेस पे आपको उनकी टोटल इनकम निकालनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको इनकम की डिटेल्स क्या दी गई है वो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहली इनकम आपको दी है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ सामा इंडिया लिमिटेड, a listed Indian company amounting to rupees 1,12,000. The sale proceeds were credited to his bank account in UK. तो यहाँ पे आपने किसी इंडियन कंपनी के शेयर्स बेच दिए और उस पे आपको कैपिटल गेन इनकम हुई है। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि जो आपको कंसिडरेशन मिल रहा है वो इंडिया के बाहर आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें मिल रहा है। सर कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज जो कैपिटल असेट है वो इंडिया में है, तो उसके सेल करने पे आपको जो कैपिटल गेन इनकम हुई है वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मान ली जाएगी, चाहे भले ही कंसिडरेशन आपको इंडिया में मिल रहा है या इंडिया के बाहर मिल रहा है, ये आपकी इंडियन इनकम मानी जाएगी। तो अगर ये इंडियन इनकम है तो ये आर पर एनआर के लिए ऑब्वियसली टैक्सेबल की जाएगी, तो यहाँ पे आप टैक्सेबल कर दीजिए जब आप टोटल इनकम निकालेंगे। ठीक है सर। उसके बाद सेकंड इनकम आपको क्या दी है, डिविडेंड अमाउंटिंग टू रुपीज 40,000 रिसीव्ड फ्रॉम आरआई लिमिटेड अन इंडियन कंपनी, और ये आपको ग्रोस डिविडेंड दिया। He had borrowed money from Mr. Abhay, a non-resident Indian, for the above-mentioned investment on 2nd April 2024. Interest on the such borrowed money for the previous year 24-25 amounted to rupees 10,000. तो यहाँ पे आपको किसी इंडियन कंपनी से डिविडेंड इनकम मिल रही है, तो ये डिविडेंड इनकम आपकी इंडिया में आकर हुई है बिकॉज इसका जो सोर्स है वो इंडिया में, ये आपको इंडियन कंपनी से मिल रहा है, तो ये आपकी इंडियन इनकम मानी जाएगी। बट यहाँ पे ये बोला गया है कि जो डिविडेंड आपको जिस कंपनी के शेयर्स पे मिला उस कंपनी के शेयर्स में आपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक लोन लिया करंट प्रीवियस ईयर में, तो आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में पढ़ा होगा कि जब आप ये डिविडेंड इनकम अदर सोर्स में टैक्सेबल करेंगे अंडर सेक्शन 56, तो उसके सामने आपको एक डिडक्शन दिया जा सकता है अंडर सेक्शन 57 कि अगर जिस कंपनी के शेयर्स पे आपको जो डिविडेंड मिल रहा है उस शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर आपने कोई लोन लिया था तो उस लोन पे जो आप इंटरेस्ट पे करेंगे उसका आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 57 उस इनकम के सामने। कितना डिडक्शन मिलेगा, मैक्सिमम आपको 20% ऑफ इनकम तक का ही डिडक्शन दिया जाएगा, यानी एक्चुअल इंटरेस्ट एक्सपेंस और 20% ऑफ द इनकम विच एवर इज लोअर का आपको डिडक्शन दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो डिविडेंड इनकम है 40,000 का, वो जब आप अदर सोर्स में टैक्सेबल करेंगे तो उसके सामने आपको एक डिडक्शन दिया जाएगा जो आपने इंटरेस्ट पे किया है। करंट प्रीवियस ईयर में आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया गया था 10,000 और आप 20% ऑफ इनकम निकालेंगे तो वो आपको मिलेगा 8,000, तो दोनों में से लोअर अमाउंट का आपको डिडक्शन दिया जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 8,000, वो आप डिडक्शन ले लीजिए। तो बाकी का जो आपका डिविडेंड इनकम है दैट इज 32,000 वो आपका टैक्सेबल किया जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ठीक है सर। उसके बाद आपको दिया इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट अमाउंटिंग टू रुपीज 9,500। तो इंडिया में आपका कोई पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक अकाउंट है और उसमें से आपको इंटरेस्ट इनकम मिली है 9,500, तो ये सेविंग इंटरेस्ट इनकम भी आपकी इंडिया में अक्रू हुई है बिकॉज उसका सोर्स इंडिया में। तो ये सेविंग इंटरेस्ट इनकम जब आप अदर सोर्स में टैक्सेबल करेंगे तो सबसे पहले आपको उसके सामने एक एग्जेम्पशन दिया जाएगा अंडर सेक्शन 1015। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक इंटरेस्ट इनकम के सामने आपको एग्जेम्पशन कितना दिया जाता है अंडर सेक्शन 1015, सिंगल अकाउंट के केस में आपको 3,500 एंड जॉइंट अकाउंट के केस में आपको 7,000 तक का एग्जेम्पशन दिया जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं बोला गया तो हम यहाँ पे ये मान लेंगे कि आपका सिंगल अकाउंट होगा और आपको यहाँ पे 3,500 का एग्जेम्पशन दिया जाएगा। तो आपकी एक्चुअल इंटरेस्ट इनकम है 9,500, उसमें से आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 1015 दैट इज 3,500। तो आपकी बाकी की जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो टैक्सेबल की जाएगी अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है सर। तो यहाँ पे आपको अब ग्रोस टोटल इनकम मिल जाएगी, ये सारी इनकम आप एड कर दीजिए तो आपको ग्रोस टोटल इनकम मिलेगी 1,50,000। अब यहाँ पे आपको बिकॉज टोटल इनकम निकालनी थी और यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है
कि इन्होंने डिफॉल्ट टैक्स रेजिम यानी 115 बीएसई में से ऑप्ट आउट किया एंड ही वांट्स टू पे द टैक्स अंडर द नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द एक्ट। तो यहाँ पे आपको उनकी नॉर्मल टैक्स रेजिम में टोटल इनकम निकालनी है। तो आपको यहाँ पे ग्रोस टोटल इनकम ऑलरेडी मिल चुकी है, दैट इज 1,50,000। उसमें से आपको एक डिडक्शन दिया जाएगा अंडर सेक्शन 80 है, जो आपकी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक इंटरेस्ट इनकम है उसके सामने। अब डिडक्शन आपको कितना दिया जाता है अंडर सेक्शन 80 है, वो आपको ऑलरेडी मालूम है। जो एक्चुअल इंटरेस्ट इनकम आपकी ग्रोस टोटल इनकम का पार्ट बनी है वो, या फिर 10,000 विच एवर इज लोअर अमाउंट का आपको डिडक्शन दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपकी इंटरेस्ट इनकम जो आपकी जीटीआई का पार्ट बनी है वो है 6,000 और 10,000 विच एवर इज लोअर कितना होगा 6,000। तो 6,000 का आपको डिडक्शन दिया जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे मिल जाएगी उनकी टोटल इनकम, दैट इज 1,44,000। ठीक है सर। अब हम करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 36, जो आपको सितंबर 25 के आरटीपी में दिया गया था। तो यहाँ पे क्या दिया, मिस्टर वरुण, an Indian citizen engaged in consultancy business in India, he shifted to Dubai in the year 2019 to expand his consultancy business overseas। तो यहाँ पे वो कोई कंसल्टेंसी बिजनेस कर रहे हैं और वो 2019 में अपना कंसल्टेंसी बिजनेस इंडिया के बाहर एक्सपांड करने के लिए दुबई में शिफ्ट हो चुके हैं। ठीक है सर। उसके बाद दिया ही विजिट्स इंडिया एवरी ईयर टू सुपरवाइज हिज ऑफिस इन दिल्ली। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक्चुअली अब इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं और वो एवरी ईयर इंडिया में कुछ दिनों के लिए विजिट के लिए आते हैं। अब यहाँ पे उनका करंट प्रीवियस ईयर एंड पिछले कुछ साल का इंडिया में स्टे दिया। प्रीवियस ईयर 2021 में वो 95 डेज के लिए इंडिया में आए थे, 21-22 में 105 डेज के लिए इंडिया में आए थे, 22-23 में 95 डेज के लिए आए थे, 23-24 में 75 डेज के लिए आए थे, और जो प्रीवियस ईयर 24-25 जो आपका करंट प्रीवियस ईयर है उसमें वो 100 डेज के लिए इंडिया में आए थे। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आपको निकालना क्या। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन मिस्टर वरुण्स रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 अज्यूमिंग ही इज नॉट लायबल टू टैक्स इन दुबई। तो दुबई में उनकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं आ रही है, और उसके बेस पे आपको उनकी टोटल इनकम भी निकालनी है फॉर प्रीवियस ईयर 24-25 इफ ही ऑप्ट्स आउट फ्रॉम डिफॉल्ट टैक्सेस, यानी आपको नॉर्मल टैक्सेस में उनकी टोटल इनकम निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे। तो रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए क्या करेंगे सर, हम सेक्शन 6 में दी गई दोनों बेसिक कंडीशन चेक करेंगे। लेकिन क्या सेकंड बेसिक कंडीशन के लिए यहाँ पे कोई एक्सेप्शन लग रहा है? सर यहाँ पे पहला एक्सेप्शन तो नहीं लगेगा, बिकॉज ये कोई क्रू मेंबर वाला केस है नहीं। दूसरा एक्सेप्शन ये था कि अगर कोई इंडियन सिटीजन जो करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया छोड़ के जा रहा है फॉर द एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। अब यहाँ पे मिस्टर वरुण जो है वो अपना कंसल्टेंसी बिजनेस एक्सपांड करने के लिए दुबई में जरूर गए, लेकिन वो करंट प्रीवियस ईयर में नहीं, 2019 में ही ऑलरेडी दुबई में शिफ्ट हो चुके हैं, तो वो वाला एक्सेप्शन भी यहाँ पे नहीं लगेगा। तीसरा एक्सेप्शन ये था कि अगर कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो एक्चुअली इंडिया के बाहर काम कर रहा है और करंट प्रीवियस ईयर में आप इंडिया में विजिट के लिए आ रहे हैं, और करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में से जो आपकी टोटल इनकम है दैट इज टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम, अगर वो 15 लाख तक है तो फिर आपकी सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं लगेगी। अब यहाँ पे मिस्टर वरुण जो है वो एक इंडियन सिटीजन है जो एक्चुअली इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं, बिकॉज वो 2019 में दुबई में शिफ्ट हो चुके हैं, अपना कंसल्टेंसी बिजनेस वहीं पे कर रहे हैं, और एवरी ईयर वो इंडिया में विजिट के लिए आ रहे हैं। अब यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में से उनकी टोटल इनकम कितनी है, यानी आपको टोटल इंडियन इनकम निकालनी होगी फॉर द करंट प्रीवियस ईयर 24-25। तो उसके लिए आपको उनकी इनकम की डिटेल्स दी गई है प्रीवियस ईयर 24-25 की। पहली इनकम आपको क्या दी है, इनकम फ्रॉम कंसल्टेंसी बिजनेस इन इंडिया दैट इज ₹10 लाख। तो ये बिजनेस आप इंडिया में कर रहे थे, तो उसके लिए आपने सर्विस इंडिया में दिया होगा, तो ये इनकम आपकी इंडिया में अक्रू हुई है, तो ये आपकी इंडियन इनकम मानी जाएगी। ठीक है सर। उसके बाद दिया इनकम फ्रॉम कंसल्टेंसी बिजनेस इन दुबई। तो जो दुबई में आपने कंसल्टेंसी बिजनेस किया उसके लिए सर्विस आपने इंडिया के बाहर दी होगी, तो उसमें से आपने जो इनकम कमाई है वो इनकम इंडिया के बाहर रख रही है और रिसीव भी इंडिया के बाहर हो रही होगी, तो ये आपकी फॉरेन इनकम मानी जाएगी। उसके बाद आपको दिया एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन केरला दैट इज ₹70,000। तो इंडिया में आपकी कोई एग्रीकल्चर लैंड है उसमें से आपने इनकम कमाई है, तो ये एग्रीकल्चर इनकम आपकी इंडिया में अक्रू हुई है, तो ये आपकी इंडियन इनकम मानी जाएगी। उसके बाद आपको दिया डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन दुबई दैट इज ₹50,000। तो आपको किसी इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है, तो ये इनकम भी आपकी इंडिया में अक्रू हुई है, बिकॉज इसका जो सोर्स है वो इंडिया में है, आपको इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है, इसलिए आपकी ये इंडियन इनकम मानी जाएगी। भले ही आपको ये रिसीव इंडिया के बाहर हो रही है, लेकिन ये डिविडेंड इनकम आपकी इंडियन इनकम मानी जाएगी। ठीक है सर। उसके बाद दिया इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेस्टमेंट इन अबव शेयर्स दैट इज ₹50,000। तो इस इंटरेस्ट एक्सपेंस का आपको डिडक्शन दिया जाएगा अगेंस्ट द डिविडेंड इनकम, जब ये डिविडेंड इनकम आप अदर सोर्स में टैक्सेबल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या निकालना था, टोटल इंडियन इनकम निकालनी थी कि मिस्टर वरुण की करंट प्रीवियस ईयर में टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम क्या है। तो उसमें जो आपकी इंडियन इनकम है वो तो इंक्लूड की जाएगी। तो एक तो जो आपने इंडिया में कंसल्टेंसी बिजनेस में से इनकम कमाई है दैट इज ₹10 लाख, वो इंक्लूड कर दीजिए। इसके अलावा जो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है वो भी आपकी इंडियन इनकम है, बट वो एग्रीकल्चर इनकम आपकी एग्जेम्प्ट रहेगी अंडर सेक्शन 10(1) बिकॉज वो एग्रीकल्चर इनकम आपने डिराइव की है फ्रॉम एन एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन इंडिया, तो वो तो आपकी एग्जेम्प्ट रहेगी। लेकिन जो आपकी डिविडेंड इनकम है जो आपको किसी इंडियन कंपनी से मिल रही है वो इंक्लूड कर दीजिए, बिकॉज वो आपकी इंडियन इनकम है। लेकिन उसके सामने आपको एक डिडक्शन दिया जाता है अंडर सेक्शन 57, जो आपने उस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो लोन लिया, उस लोन पे जो आपका करंट प्रीवियस ईयर में जितना इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है उसका डिडक्शन आपको दिया जाएगा, कितना
एक्चुअल इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द करंट प्रीवियस ईयर और 20% ऑफ द सच इनकम विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पे आपका एक्चुअल इंटरेस्ट एक्सपेंस है 15,000, लेकिन डिविडेंड इनकम का 20% कर लीजिए तो वो आपको मिलेगा 10,000। तो यहाँ पे 10,000 का आपको डिडक्शन दिया जाएगा। तो 50,000 की आपकी ग्रोस डिविडेंड इनकम, उसमें से डिडक्शन ले लीजिए 10,000, तो यहाँ पे आपको नेट डिविडेंड इनकम जो टैक्सेबल की जाएगी वो मिल जाएगी 40,000। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि इस प्रोविजन के लिए जब आप अपनी टोटल इंडियन इनकम निकालेंगे तो उसमें आपको एक फॉरेन सोर्स की इनकम भी इंक्लूड करनी होगी कि अगर इंडिया के बाहर आप कोई बिजनेस या प्रोफेशन कर रहे हैं, लेकिन वो बिजनेस अगर इंडिया में से कंट्रोल किया जा रहा है या फिर वो बिजनेस या प्रोफेशन पहले आपने इंडिया में सेटअप किया था, तो फिर उस फॉरेन बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम यहाँ पे आपको इंक्लूड करनी होगी इस टोटल इंडियन इनकम में। तो यहाँ पे जो आपका कंसल्टेंसी बिजनेस जो पहले आप इंडिया में कर रहे थे वो आप दुबई में लेके गए थे, लेकिन वो बिजनेस पहले आपने इंडिया में सेटअप किया था, तो जो आपकी 4 लाख की कंसल्टेंसी बिजनेस इनकम है इन दुबई वो भी आपको इंक्लूड करनी होगी। दैट इज आपका 10 लाख प्लस 4 लाख और आपकी जो 40,000 की नेट डिविडेंड इनकम है वो ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे आपको टोटल इंडियन इनकम मिल जाएगी 14 लाख 40,000। अब यहाँ पे जो आपको टोटल इंडियन इनकम मिली दैट इज 14 लाख 40,000, क्या ये 15 लाख से ज्यादा? नहीं सर। तो यहाँ पे आपका सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं लगेगा। और करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में जो आपका स्टे है अगर वो 182 डेज या उससे ज्यादा है तभी आप इंडिया के लिए रेसिडेंट माने जाएंगे, अदरवाइज आप सीधा नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे। अब यहाँ पे प्रीवियस ईयर 24-25 में वो सिर्फ 100 डेज के लिए इंडिया में आए थे, तो ये आपका 182 डेज से कम है, तो यहाँ पे आपने फर्स्ट बेसिक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं किया, तो आप यहाँ पे सेक्शन 61 के हिसाब से रेसिडेंट नहीं बन पाएंगे। लेकिन क्या सेक्शन 61A के हिसाब से मिस्टर वरुण डीम्ड रेसिडेंट माने जाएंगे? सर डीम्ड रेसिडेंट के प्रोविजन के लिए भी आपको यहाँ पे टोटल इंडियन इनकम निकालनी पड़ती है और वो आपकी 15 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो आपकी टोटल इंडियन इनकम है वो 15 लाख से ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पे आप सेक्शन 61A के हिसाब से डीम्ड रेसिडेंट भी नहीं बन पाएंगे, तो फाइनली आप इंडिया के लिए नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे। और अगर नॉन रेसिडेंट पर्सन बनेंगे तो उस केस में आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी। ठीक है सर। अब यहाँ पे मैं वही प्रोविजन दिया हुआ है, सबसे पहले आपको उनका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना था। एज पर सेक्शन 61, an Indian citizen who being outside India comes on a visit to India during the relevant previous year is said to be resident in India if he has been in India during the previous year for a total period of 182 days or more। अगर उनकी जो टोटल इंडियन इनकम है वो अगर 15 लाख तक है तो उस केस में आपका सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं लगेगा, आपको फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही सेटिस्फाई करना होगा। लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम जो है वो अगर 15 लाख से ज्यादा होती तो उस केस में आपका सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल होता और उसमें आपका 60 डेज की जगह 120 डेज लिया जा रहा था फॉर द करंट प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन द लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। लेकिन वो यहाँ पे लगेगा नहीं सर, बिकॉज आपकी टोटल इंडियन इनकम जो है वो 15 लाख तक है। ठीक है। उसके बाद दिया मिस्टर वरुण विजिटेड इंडिया ओनली फॉर 100 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25। उस केस में यहाँ पे वो क्या बन जाएंगे? नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे, बिकॉज वो पहली बेसिक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं कर पाए। इसके अलावा जो आपको डीम्ड रेसिडेंट का प्रोविजन दिया गया अंडर सेक्शन 61 है वो भी आप लिख दीजिए, लेकिन यहाँ पे वो डीम्ड रेसिडेंट भी नहीं बन पाएंगे बिकॉज इनकी जो टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम जो है वो यहाँ पे 15 लाख से ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे आपको टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम कंप्यूट करके दिखाना होगा। एक तो जो आपकी इंडियन इनकम है वो उसमें ले लीजिए, तो जो आपकी इनकम थी फ्रॉम कंसल्टेंसी बिजनेस इन इंडिया वो आपकी इंडियन इनकम है दैट इज 10 लाख, वो इंक्लूड कर दीजिए। इसके अलावा जो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है वो इंडियन इनकम है, लेकिन वो आपके लिए एग्जेम्प्ट रहेगी अंडर सेक्शन 10(1). और इसके अलावा जो आपकी डिविडेंड इनकम है फ्रॉम एन इंडियन कंपनी दैट इज 50,000, वो भी आपकी इंडियन इनकम है, तो वो भी आप इंक्लूड कर दीजिए। बट उसके सामने आपको एक डिडक्शन दिया जाएगा कि उस कंपनी के शेयर्स में जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपने जो लोन लिया उस लोन पे जो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस है उसका डिडक्शन आपको दिया जाएगा। कितना डिडक्शन मिलेगा? एक्चुअल इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द करंट प्रीवियस ईयर और मैक्सिमम 20% ऑफ इनकम। तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम 20% ऑफ इनकम आ रहा है 10,000 और आपका एक्चुअल इंटरेस्ट एक्सपेंस था 15,000, तो 10,000 का डिडक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो नेट डिविडेंड इनकम आपको मिलेगी 40,000, तो ये वहां पे इंक्लूड कर दीजिए। और इसके अलावा यहाँ पे आपको एक फॉरेन सोर्स की इनकम भी इंक्लूड करनी थी, जो इंडिया के बाहर आप अपना कंसल्टेंसी बिजनेस कर रहे हैं दुबई में, उस कंसल्टेंसी बिजनेस में आपने जो इनकम कमाई है दैट इज 4 लाख रुपीज, वो भी आप इंक्लूड कर दीजिए। तो अब यहाँ पे आपको टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम मिल जाएगी 14 लाख 40,000, तो ये आपकी 15 लाख से ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पे आपका सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगा। और सेक्शन 61 में दी गई पहली बेसिक कंडीशन आप सेटिस्फाई नहीं कर पाए बिकॉज आपका सिर्फ 100 डेज के लिए इंडिया में स्टे है। और इसके अलावा आप सेक्शन 61A में दिया गया डीम्ड रेसिडेंट का प्रोविजन भी सेटिस्फाई नहीं कर पाए बिकॉज आपकी टोटल इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा नहीं है। तो आप फाइनली क्या बन जाएंगे सर? इंडिया के लिए नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। अब अगर आप नॉन रेसिडेंट बन गए तो उस केस में आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी। अब यहाँ पे आपकी दो इनकम इंडियन इनकम थी, एक तो आपकी कंसल्टेंसी बिजनेस इनकम फ्रॉम इंडिया दैट इज 10 लाख रुपीज, तो वो टैक्सेबल कर दीजिए। और इसके अलावा जो आपकी डिविडेंड इनकम है जो आपको किसी इंडियन कंपनी से मिल रही है, तो वो यहाँ पे आपकी नेट डिविडेंड इनकम मिली थी 40,000, तो वो आप टैक्सेबल कर दीजिए। जो एग्रीकल्चर इनकम थी फ्रॉम द लैंड सिचुएटेड इन इंडिया वो आपके लिए एग्जेम्प्ट रहेगी अंडर सेक्शन 10(1). तो यहाँ पे अब आपको टोटल इनकम मिल जाएगी 10 लाख 40,000। ठीक है सर।
अब हम करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 37 जो आपको आईसीए के मॉडल टेस्ट पेपर में दिया गया है और आपके लिए थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, सागर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज प्रेजेंटली वर्किंग इन अ फर्म इन इंडिया, ही हैज रिसीव्ड एन ऑफर फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर फ्रॉम अ कंपनी एट न्यूयॉर्क। ठीक है सर, एज पर द ऑफर लेटर ही शुड ज्वाइन द कंपनी एट एनी टाइम बिटवीन द 1 सितंबर 2024 एंड 31 अक्टूबर 2024। तो यहाँ पे उनको इंडिया के बाहर किसी कंपनी में एज अ सीएफओ की जॉब के लिए ऑफर मिल रहा है और यहाँ पे उनको एक पीरियड दिया गया है कि 1 सितंबर से लेके 31 अक्टूबर के बीच में ही वो उस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है सर, और उसके बाद दिया ही अप्रोचेज यू फॉर योर एडवाइस ऑन द फॉलोइंग इश्यूज टू मिटिगेट हिज टैक्स लायबिलिटी इन इंडिया। तो यहाँ पे आपको कुछ मैटर्स को लेके उनको एडवाइस करना है ताकि इंडिया में उनकी टैक्स लायबिलिटी कम आए। तो पहला क्वेश्चन उनका क्या है, द डेट बाय विच ही शुड लीव इंडिया टू ज्वाइन द कंपनी। तो उनको यहाँ पे इंडिया के बाहर कब जाना चाहिए करंट प्रीवियस ईयर में उस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, डायरेक्ट क्रेडिट ऑफ पार्ट ऑफ हिज सैलरी टू हिज बैंक अकाउंट इन दिल्ली मेंटेन जॉइंटली विद हिज मदर टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ हिज फैमिली। तो यहाँ पे उनको इंडिया के बाहर जब वो जॉब करने के लिए जाएंगे तो वहां पे जो उनकी सैलरी इनकम कमाएंगे उसमें से क्या कुछ पार्ट ऑफ द सैलरी क्या वो इंडिया में अपना जो बैंक अकाउंट है अपनी मदर के साथ उसमें डायरेक्टली जमा कर सकते हैं। ठीक है सर, तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन ये था उनका कि करंट प्रीवियस ईयर में उनको इंडिया के बाहर कब जाना चाहिए उस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से एडवाइस देना है ताकि उनकी इंडिया में टैक्स लायबिलिटी कम आए। अब यहाँ पे आपको ये मालूम है कि अगर आप इंडिया के लिए रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाते हैं तो उस केस में आपके हाथ में पूरी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, और अगर आप नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे तो आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। मैं आर बट एनवार की बात नहीं कर रहा बिकॉज उसकी जो टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम है वो नॉन रेसिडेंट की तरह ही है, बस उसके हाथ में इंडियन इनकम के साथ एक फॉरेन इनकम टैक्सेबल है, दूसरी कोई भी फॉरेन इनकम आर बट एनवार के हाथ में टैक्सेबल नहीं की जाती। इसलिए हम आर एनवार एंड नॉन रेसिडेंट की ही बात कर रहे हैं। तो अब किस पर्सन के लिए इंडिया में टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम मिनिमम होगी, सर नॉन रेसिडेंट के लिए, बिकॉज नॉन रेसिडेंट पर्सन के लिए सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम इंडिया में टैक्सेबल की जाती है। अब सर आप नॉन रेसिडेंट पर्सन कब माने जाएंगे, तो अगर आपने सेक्शन 61 में दी गई दोनों बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की और आप सेक्शन 61A के हिसाब से डीम्ड रेसिडेंट भी नहीं बन पाए तो फाइनली आप इंडिया के लिए नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको डीम्ड रेसिडेंट के प्रोविजन के लिए कोई भी डिटेल्स नहीं दी गई है तो उस प्रोविजन को छोड़ दीजिए, आप सिर्फ सेक्शन 61 में दी गई दोनों बेसिक कंडीशन चेक कर लीजिए। अब अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो आपकी सेकंड बेसिक कंडीशन के लिए एक एक्सेप्शन जो दिया गया था वो यहाँ पे लग रहा है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन जो करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया छोड़ के जा रहा है फॉर द एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया तो उस केस में आपका सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं लगेगा। अब यहाँ पे मिस्टर सागर जो है वो करंटली इंडिया में किसी फर्म में काम कर रहे हैं तो हम ये मान लेते हैं कि वो एक इंडियन सिटीजन है। अब वो करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया छोड़ के जाने वाले हैं फॉर द एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, दैट इज इंडिया के बाहर किसी कंपनी में वो एज अ सीएफओ की जॉब करने के लिए जाने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपका सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं लगेगा और आपने अगर फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई किया दैट इज करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में जो आपका स्टे है वो अगर 182 डेज या उससे ज्यादा होगा तभी आप करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया के लिए रेसिडेंट माने जाएंगे, अदरवाइज आप सीधा नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि आपके नॉन रेसिडेंट बनने के लिए आपका करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में जो स्टे है वो 182 डेज से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर डेट फाइंड आउट करनी होगी कि उस पर्टिकुलर डेट या उससे पहले पहले आप इंडिया के बाहर जा सकते हैं उस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए ताकि आपका करंट प्रीवियस ईयर में जो इंडिया में स्टे है वो 182 डेज से कम रहे। लेकिन वो जो डेट है वो 1 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर 24 के बीच में ही आनी चाहिए बिकॉज उसी पर्टिकुलर पीरियड में मिस्टर सागर उस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है सर, तो अब सर वो पर्टिकुलर डेट हम यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आप एक काम करिए करंट प्रीवियस ईयर में उनका नंबर ऑफ डे स्टे इन इंडिया निकाल दीजिए। तो बिकॉज 31 अगस्त 2024 तक आप इंडिया में ही काम कर रहे हैं, इंडिया में ही रहने वाले, तो उस दिन तक का आपका पीरियड कितना होगा सर, 30 डेज अप्रैल के, 31 डेज मई के, 30 डेज जून के, 31 डेज जुलाई के और 31 डेज आपके अगस्त के। उसके बाद आप सितंबर महीने में कितने दिनों के लिए इंडिया में रह सकते हैं, तो सर यहाँ पे आपका करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में जो स्टे है वो 182 डेज से कम होना चाहिए तभी आप इंडिया के लिए नॉन रेसिडेंट बन पाएंगे। तो आप एक काम करिए 182 डेज में से 153 डेज माइनस कर दीजिए तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 29 डेज। तो सर क्या हम 29 सितंबर को इंडिया के बाहर निकले उस कंपनी में ज्वाइन करने के लिए, नहीं, उस केस में भी आपका एग्जैक्ट 182 डेज के लिए इंडिया में स्टे होगा और उसमें भी आप रेसिडेंट बन जाएंगे। तो आपको क्या करना होगा, एक दिन और कम कर दीजिए, तो यानी आपको 28 सितंबर या उसके पहले पहले इंडिया के बाहर जाना होगा उस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए ताकि करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में जो आपका स्टे होगा वो 182 डेज से कम होगा और आप इंडिया के लिए नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे। और अगर आप नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे तो उस केस में सिर्फ आपके हाथ में इंडियन इनकम ही इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी, यानी इंडिया के बाहर उस कंपनी में जॉब करने से आपको जो सैलरी इनकम मिलेगी वो इनकम इंडिया के बाहर अक्रू हो रही है और रिसीव भी अगर इंडिया के बाहर हो रही है तो वो आपकी फॉरेन इनकम मानी जाएगी, इसलिए वो सैलरी इनकम आपके हाथ में इंडिया में टैक्सेबल नहीं की जाएगी। ठीक है सर, तो यहाँ पे मैंने वही प्रोविजन दिया हुआ है, an Indian citizen who leaves India in any previous year for the purpose of employment outside India would be resident in India during the relevant previous year if he stayed in India during that previous year for 182 days or more। यानी आपका सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं लगेगा, पहला बेसिक कंडीशन आप सेटिस्फाई करिए तभी आप इंडिया के लिए रेसिडेंट बनेंगे, अदरवाइज आप सीधा नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे। उसके बाद दिया है सिंस सागर इज लिविंग इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया
he will be treated as resident only if his period of stay in India during the previous year amount to 182 days or more. ठीक है. Therefore, Sagar should leave India on or before 20th September 2024, in which case his stay in India during the previous year would be less than 182 days and he would become non-resident for taxability purpose in India. तो वो नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे और अगर आप नॉन रेसिडेंट बनेंगे तो उस केस में आपके हाथ में सिर्फ इंडियन इनकम इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी. और इंडियन इनकम का मतलब क्या? इनकम अक्रूड और अराइज इन इंडिया, इनकम डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया, इनकम विच इज रिसीव्ड इन इंडिया और द इनकम विच इज डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा. एंड उसके बाद लिखा है द इनकम अर्न्ड बाय हिम इन न्यूयॉर्क would not be chargeable to tax in India for assessment year 25-26 if he leaves India on or before 20th September 2024. बिकॉज जो इंडिया के बाहर उस कंपनी में एज अ सीएफओ काम करने के लिए आपको जो सैलरी मिलेगी वो इनकम इंडिया के बाहर रख रही है और रिसीव भी इंडिया के बाहर हो रही है, तो वो आपकी फॉरेन इनकम है और फॉरेन इनकम आपके हाथ में इंडिया में टैक्सेबल नहीं की जाएगी अगर आप नॉन रेसिडेंट है. और उसके लिए आपको 20th सितंबर या उसके पहले पहले इंडिया के बाहर जाना होगा उस कंपनी में ज्वाइन करने के लिए. ठीक है सर. उसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा था कि इंडिया के बाहर उस कंपनी में जॉब करने के लिए जो आपको सैलरी इनकम मिलेगी उस सैलरी में से आपको कुछ पार्ट ऑफ द सैलरी अपने इंडिया के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली जमा करनी है. तो क्या हम यहाँ पे कुछ पार्ट ऑफ द सैलरी हमारे इंडिया के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली रिसीव कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिकॉज उसे इनकम रिसीव्ड इन इंडिया माना जाता है और वो भी आपकी इंडियन इनकम मानी जाती है और आपके हाथ में इंडिया में टैक्सेबल की जाती है. तो भले ही आप जॉब इंडिया के बाहर कर रहे हैं तो वो सैलरी इनकम आपकी इंडिया के बाहर रख रही है, लेकिन अगर वो रिसीव पहली बार सीधा आपको इंडिया में हो रही है तो फिर वो भी आपकी इंडियन इनकम मानी जाएगी बाय कंसीडरिंग इनकम रिसीव्ड इन इंडिया. तो यहाँ पे मिस्टर सागर को क्या करना चाहिए? पहले उन्हें पूरी सैलरी इनकम इंडिया के बाहर रिसीव करनी चाहिए और उसमें से आपको जितनी भी रिक्वायरमेंट है उतने पैसे आप इंडिया में भेज दीजिए, दैट इज रेमिट कर दीजिए. बिकॉज जो रेमिटेंस है वो आपका इनकम रिसीव्ड इन इंडिया नहीं माना जाता है, तो वो आपकी इंडियन इनकम नहीं मानी जाएगी और आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं की जाएगी. ठीक है सर. तो यहाँ पे मैंने वही दिया हुआ है. If any part of Sagar's salary will be credited directly to his bank account in Delhi, then that part of his salary would be considered as income received in India during the previous year under Section 5 and would be chargeable to tax under Income Tax Act 1961, even if he is a non-resident, because वो आपकी इंडियन इनकम मानी जाएगी. ठीक है सर. Therefore, Sagar should receive his entire salary in New York and then remit the required amount to his bank account in Delhi, in which case the salary earned by him in New York वुड नॉट बी सब्जेक्ट टू टैक्स इन इंडिया. तो आप रेमिटेंस के थ्रू भेज दीजिए ताकि वो आपकी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया ना मानी जाए और वो आपकी इंडियन इनकम नहीं मानी जाएगी और आपके हाथ में इंडिया में टैक्सेबल नहीं की जाएगी. ठीक है सर. तो इसी के साथ हमारा इस चैप्टर का क्वेश्चन बैंक रिवीजन यहाँ पे कंप्लीट होता है. आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे. लेकिन अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं, या तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे या तो मुझे व्हाट्सएप में भी अपना डाउट पूछ सकते हैं. और अगर आपको ये रिवीजन वीडियो अच्छा लगा है और आपको हेल्प कर रहा है तो फिर ये रिवीजन वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए ताकि वो भी इस रिवीजन सीरीज का बेनिफिट ले पाए. इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि मैंने यहाँ पे आपके लिए इनकम टैक्स कंसेप्ट बूस्टर सीरीज भी स्टार्ट किया है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं आपके सभी चैप्टर्स के सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से डिटेल में रिवाइज कर रहे हैं. सो मैंने ऑलरेडी पहले 3 चैप्टर्स के रिवीजन वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कर दिए है. अभी तक अगर आपने वो रिवीजन वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके देख लीजिएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाएंगे. अब सर हम आगे क्या करेंगे, तो अगले रिवीजन लेक्चर से जो आपका 5 हेड्स ऑफ इनकम वाला पोर्शन है उसी पे हम डायरेक्टली जंप करेंगे, बिकॉज उसमें से आपको काफी कुछ एग्जाम में पूछा जाता है. तो मैं क्या करूंगा, हर एक हेड्स ऑफ इनकम के लिए आपको सेपरेटली एक रिवीजन वीडियो प्रोवाइड करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे. तो ये सारे रिवीजन वीडियोस मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूट्यूब चैनल पे ही प्रोवाइड करने वाला हूं. तो अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको हर एक इंपॉर्टेंट रिवीजन वीडियोस की अपडेट मिलती रहे. तो मिलते हैं अगले रिवीजन वीडियो में. टिल देन गुड बाय.